जो भी ऑनलाइन में हैं सभी लोगों को गुड इवनिंग, नमस्कार, प्रणाम। नहीं, बिहार का जो स्टैंडर्ड विश है वो है कौन सा? दो दो स्टैंडर्ड विश है। एक है चरण स्पर्श और दूसरा क्या होता है? प्रणाम सर। ये द मोस्ट कॉमन विश है। वहाँ पे नमस्कार का मतलब होता है कि नमस्कार का मीनिंग बराबरी वाले में हो जाता है, और गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग जो धोती वाले लोग होंगे वो उनको समझ में नहीं आएगा। तो बिहार में क्या है कि जैसे हमने ये बात प्रैक्टिकली भी तो देखा ही है कि हम लोगों ने या तो प्रणाम करते हैं, सर प्रणाम, हाँ, या फिर दूसरा होता है, बैठो, कई बार ऐसा होता है कि ये गाड़ी छूटने के बाद दूसरी गाड़ी आने में थोड़ा लेट लग जाता है ना। होता है ऐसा। इसलिए जो गाड़ी को हमेशा आगे से पकड़ा जाता है, और जो पहले एक गाड़ी छूट जाए उसके बाद दूसरी गाड़ी जब पकड़ने का टाइम आता है तो उसमें इंतजार बड़ा भारी हो जाता है। एक सबसे अच्छा हमने देखा था इसमें मैडम, सबसे अच्छा हमने देखा था 56, 59 और 60, 62 के बीच में। 56, 59 और 60, 62 के बीच में सिर्फ 3 या 4 महीने के अंतर पे 60, 62 का फाइनल रिजल्ट आ गया था। मई के आसपास में आया था, मई 2018 में आया था 56, 59 का, और अगस्त या सितंबर में आ गया था 60, 62 का। तो जिसका 56, 59 में नहीं हुआ था, 56, 59 बहुत सालों, बहुत दिनों बाद आया था। 53, 55 आया था 2013, 14 में, और उसके 4 साल बाद आया था 56, 59। तो सोचो कितना इंतजार था। 4 साल के इंतजार के बाद 56, 59 का रिजल्ट आया, और उस रिजल्ट में क्या हुआ कि मान लो किसी का बाय द वे कोई कई कैंडिडेट थे जो बड़े प्रोबेबल थे, लगता था कि इनका तो पक्का हो जाएगा, और 56, 59 का रिजल्ट आया, उसमें नहीं हुआ। तो नहीं हुआ तो दुख के लिए ज्यादा समय, दुख मनाने के लिए ज्यादा समय नहीं मिला था, थोड़े दिन के जल्दी ही हो गया था। 60, 62 ने बड़ा जल्दी वो सिलेक्शन दिला दिया था। और उसका बेस्ट जो एग्जाम्पल मेरे ध्यान में, जो एग्जाम्पल है, ठीक है, उसमें एक लड़की है भारती राज, वहां पे पोस्टेड है, शायद जमुई में है या बांका, जमुई में है। हाँ, तो वो क्या है, हाँ हाँ जमुई में है वो। उसका शायद वो जो सीओ के ऊपर वाला पोस्ट होता है, क्या होता है, डीएसएलआर, एलआर, एलआरडीसी का पोस्ट होता है। तो वो पोस्ट पे उसका हुआ था 60, 62 में एसडीएम बन गई थी। तो 56, 59 में मोस्ट प्रोबेबल कैंडिडेट होने के बाद भी 60, 62 में नहीं हुआ था। आप भी पिछली बार बहुत प्रोबेबल ही थे क्या? चलो कोई नहीं, थोड़ा इंतजार करना पड़ा है। 67 सबसे अच्छा, मैंने पिछले 60, 62 के बाद सबसे अच्छा एग्जाम 67 है, 67 था। और 800 कहा जाए कि 64 के बाद इतना ज़्यादा रिजल्ट, इतना ज़्यादा सीट है। 64 में 1400 सीट था, और इसमें 800 से ज़्यादा सीट है, और पोस्ट भी बहुत अच्छे अच्छे हैं इसमें। मैंने कहा जाए कि 60, 62 के बाद सबसे अच्छा पोस्ट, सबसे बैलेंस जो एग्जाम था वो 56, 59 था। उसके बाद 60, 62 एसडीएम की भरमार थी, 250 के आसपास। अब प्रमोशन में दिक्कत आएगा 60, 62 के आधार पे, प्रमोशन वाली समस्या रहेंगी। कल ही देख रहे थे डीएसपी का जो पोस्टिंग हुआ है, जो 64 के कितने डीएसपी ट्रांसफर हुए थे, तो उसमें 56, 59 वाले भी ट्रांसफर, एसडीपीओ बने हैं बहुत सारे, और 60, 62 के कुछ लोग भी एसडीपीओ बने हैं। वे एसडीपीओ बनने में बिहार में थोड़ी दिक्कत इस बात की आती है कि टोटल सब डिवीजन 101 है, 9 आईएएस और आईपीएस के लिए हो जाता है, बाकी जो बच जाता है 92 है, 92 पे एसडीएम बनेंगे या 92 पे एसडीपीओ बनेंगे। अब वहां पर हमें लग रहा है कि क्षमता की भूमिका कम होती है, और बाकी अदरवाइज भूमिका, अदरवाइज भूमिका भी होती है वहां पर बिहार में। खैर ठीक है भाई, बनेंगे उसके बाद ही तो इसकी जरूरत पड़ती है, बनने के सिलेक्शन के बाद। तो आपने इंतजार किया, अच्छा बढ़िया रिजल्ट है ये, और इस रिजल्ट में कोशिश अपनी तरफ से, जो बेस्ट कोशिश है वो अपनी तरफ से करने की जरूरत है। कोई एफर्ट इसमें छोड़ने की जरूरत नहीं है। तो कोई एफर्ट छोड़ने की जरूरत नहीं है। तो उसमें आता है कि भाई एक सबसे बड़ा हर्डल इसमें बीपीएससी हर बार फंसा देता है, वो है कि इंटरव्यू और रिजल्ट, मेंस का रिजल्ट और इंटरव्यू के डेट के बीच में एक पीटी डाल देता है। ये भी एक बड़ा झमेला वाला काम करता है बीपीएससी। तो पीटी जो डाल देता है, तो इस कारण से चीज़ें थोड़ी उलझ जाती हैं, कंफ्यूजन हो जाता है। और बिहार के लोग, भाई अब यही हरियाणा का कोई हो, पंजाब का हो, तो वो क्या करेगा कि भाई वो मानेगा कि मैं तो इसी बार सिलेक्शन मेरा हो रहा है, मैं क्यों 69 के बारे में सोचूं।
मैंने वो कभी ये इस तरह से नहीं होगा। जबकि बिहार के लोग क्या होते हैं, मध्यमार्गी होते हैं, तो मध्यमार्गी होते हैं तो होगा कि पता नहीं इसमें हो कि ना हो, एक और आगे के लिए एक और तो कम से कम सुनिश्चित कर लें, उसके बाद देखेंगे कि उसमें क्या होता है इसमें। लेकिन हमें लग रहा है कि 67 एक ऐसा एग्जाम है जिसमें कि, तो ये पहला क्वेश्चन तो यही है कि भाई हमारा ये बीपीएससी 67 का इंटरव्यू और जो इसका 69th का पीटी, इसके बीच में क्या बैलेंस हो, क्या स्ट्रेटजी हमारी होनी चाहिए, ये एक बड़ा ही क्रूशियल एक क्वेश्चन इसमें से आता है। फर्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने आएगा वो ये है, यहाँ पे ये इसकी स्ट्रेटजी बनाना ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, फर्स्ट जो क्वेश्चन है। जो दूसरा क्वेश्चन जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, करेंगे अभी आपके बीच में, उसमें ये आ जाता है कि फर्स्ट के बाद भाई इंटरव्यू प्रिपरेशन, अगर 1 मिनट के लिए मान लें कि मैं बीपीएससी 67 पे को फोकस करता हूं, तो भी मेरा जो प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी क्या होगा। क्योंकि आप रनिंग वे में जाकर के इंटरव्यू देते हैं तो जनरली 90+ नहीं आता है। रनिंग में रहने वाले, रनिंग का मतलब होता है रनिंग माइंड से, रनिंग माइंड से, कैजुअल माइंड से जनरली 90 नहीं आता है, 90+ नहीं आता है। फिर वो 80 70, आप जितना आप बहुत अच्छे अगर होंगे, स्मार्ट होंगे, कई सारे जो इंटरव्यू की जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है अगर वो पूरा कर रहे होंगे तो आपको 80 के आसपास मार्क्स जरूर आ जाता है। 90 मार्क्स उसी का आता है जो बजाते उसके लिए एफर्ट करता है। ठीक है, तो एक बात ये ध्यान रखेंगे कि 90+, और कहा जाता है कि रिस्क इसमें ये है इस रिजल्ट के साथ कि इसमें से अगर 2104 है और सीट कितने हैं 807, 802, तो 802 में से सोचो कि 2104 में से 802 को घटा दीजिए तो कितने होंगे, करीब 1300 लोगों को इसमें से छंटना भी है। और 1300 लोगों को छंटना है तो उसमें भी कैटेगरी पर कैटेगरी थोड़ी भूमिका निभाती है। जनरल कैटेगरी हमें लग रहा है कि 400 450 रैंक के आसपास ही इसके बाद ही छंट जाएगा, मैंने 4 उर्सा के से ज्यादा से हो नहीं पाता है। 400 450 500 रैंक ही आपको लाना है, उससे ज्यादा होने पे छटने के चांसेस बढ़ने लगते हैं। ठीक है, जनरल कैटेगरी का जैसे कई बार आप देखेंगे तो अनुसूचित जाति में ये जो है 1600-1700 तक अगर रैंक आएगा, 1500-1600 रैंक तक भी आएगा, तब भी कोई ना कोई पोस्ट मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन जनरल कैटेगरी में रैंक नीचे रहेगा, इवन टोटल नंबर ऑफ सीट है उससे कम रैंक पर भी छटने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पे ध्यान रखने की जरूरत है कि इसमें 1300 लोग छटेंगे। और आज जैसे मान लो रिजल्ट, कल रात में रिजल्ट आया और आज काफ़ी लोग दुखी हैं, मेंस काफ़ी संख्या में लोगों ने दिया और उसमें से जिनका नहीं हुआ है वो दुखी हैं। एक बार तो एक दुख तो हुआ था, पीटी के टाइम पे ही कुछ लोग छट गए थे, फिर कुछ लोग मेंस के टाइम पे छटे, और निश्चित रूप से जब फाइनल सिलेक्शन अब इतनी अच्छी स्थिति में आने के बाद, अब उसके बाद कहीं मैंने 1300 में नाम ना जाए, भाई बाकी जो 800 लोग हैं उसी में नाम रहे, इसके लिए क्या है मैंने आपकी स्ट्रैटेजी और उसके लिए क्या सिंसियरिटी की जरूरत है, क्योंकि वहां पे सिंसियरिटी की जरूरत है। देखो ये जो 1300 में नाम ना रहे, 1300 में नाम रहता है कई बार, लेकिन 1300 में नाम न रहे, मेरा 800 में नाम रहे, ये आपके सिंसियरिटी पे डिपेंड करता है। ठीक है, और कहा जाता है भाग्य उसी का साथ देता है जो अपने भाग्य का खुद साथ देता है। अपने भाग्य का खुद ही साथ नहीं दे रहे, भाग्य को आप खाद पानी नहीं दे रहे, तो भाग्य फिर आपका साथ नहीं देगा। तो भाग्य का साथ देने के लिए जरूरी है, भाग्य आपका साथ दे, इसके लिए जरूरी है कि आप भाग्य के लिए जो खाद पानी हो वो सारे प्रिपरेशन करके रखें। ये इसमें से आ जाता है। तो अब है कि कैसे, माने कब, ये पर अभी थोड़ी देर में बताते हैं कि हमारा स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए 69th का और ये 67th में। उसमें एक आता है कि कब वो 800 में आपका नंबर रहेगा। ठीक है, आपका जो एफर्ट है उसका फोकस क्या होना चाहिए, उसका अल्टीमेट गोल क्या होना चाहिए। तो उसमें यही आता है कि अभी तक का एक्सपीरियंस हमने जो वीडियो डाला था उसमें भी बताया था कि 85 मार्क्स जिसका आया है, 85 इन जनरल, वो कट ऑफ पे क्वालिफाई किया है। कट ऑफ से नीचे का तो कोई मतलब नहीं आता ना। कट ऑफ मान लो 450 कट ऑफ गया होगा, 1 मिनट के लिए मान लेते हैं, तो 450 अगर कट ऑफ गया होगा तो उसमें 85 मार्क्स अगर आ जाता है, जुड़ जाता है, तो सिलेक्शन हो गया है। ठीक है, कट ऑफ पर भी अगर हैं और इंटरव्यू 85, इसका मीनिंग ये है कि इंटरव्यू सिलेक्शन दिलाता है, केवल मेन सिलेक्शन नहीं दिलाता है, बीपीएससी में इंटरव्यू भी सिलेक्शन दिलाता है। और वो इंटरव्यू कैसे, कौन सा इंटरव्यू सिलेक्शन दिलाता है, वो ये है कि 85, तो 85 मार्क्स तो निश्चित रूप से आने चाहिए जिससे कि हमारा कम से कम लिस्ट में नाम रहे।
अब रहे कि कौन सा पोस्ट मुझे मिले। भाई जब तक नहीं मिला रहता है तब तक उन्हें कहा जाता है कि हर आदमी डरा रहता है। बनने के बाद जब फर्स्ट रैंक आ जाता है तो लगता है कि मैं तो इसी के लिए बना हुआ था। लेकिन जब तक नहीं आया रहता है तब तक तो क्या हाल रहता है आप खुद इमेजिन कर सकते हैं कि उसके रोल नंबर नहीं दिखने तक। तो अभी 3 इंटरव्यू हुआ था, एक सीडीपीओ का, प्रोजेक्ट मैनेजर का और ऑडिटर का, तीनों इंटरव्यू अपने यहाँ हुआ था काफी अच्छे से। सीडीपीओ में तो 153 लोग थे, 153 लोगों में से 119-20 लोग अपने यहाँ थे। और जो टोटल सिलेक्शन हुआ था उसमें भी हमें लग रहा है कि 2/3 या 3/4 अपने यहाँ से ही सिलेक्शन हुआ था, इंक्लूडिंग फर्स्ट रैंकर। तो कुछ लोग ऐसे ही सब इंटरव्यू में एक आदमी आए तो हमने बोला कि ये नक्सली जैसा क्यों दिख रहे हो, जैसे मॉक इंटरव्यू देने आ रहे हैं तो यू शुड बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम फिजिकली एज वेल एज मेंटली। भाई अपीयरेंस से भी तैयार रहने की जरूरत है, दिमाग से भी तैयार रहने की जरूरत है। और कई बार जो अपीयरेंस का जो प्रिपरेशन होता है वो मेंटल प्रिपरेशन को सपोर्ट करता है। ठीक है, तो उसमें हमने पूछा कि नक्सली जैसा, बाद में देखा कि सब हीरो बन गया, फर्स्ट रैंक आया। ठीक है, तो उसमें ऐसा कई बार होता है। तो फिजिकल प्रिपरेशन से लेकर के मेंटल प्रिपरेशन, और वो मेंटल प्रिपरेशन जा करके, तो आपका एक अल्टीमेट गोल हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि इंटरव्यू भी सिलेक्शन दिलाता है, इसलिए इसके प्रति कैजुअल होने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, जैसे वो भूजा खा रहे हैं, मतलब भूजा थोड़ी देर बाद खा लीजिए, वैसे ही भूजा खाते हुए आए थे, नहीं बहुत भूखे हुए थे, भूजा मत खाइए। खुद भाई अधिकारी बनने जा रहे हैं, मान लीजिए किसी मीटिंग में डीएम के साथ मीटिंग बैठे हुए हैं, और इससे इंपॉर्टेंट मीटिंग क्या हो सकता है। मीटिंग में बैठे हुए हैं और उस समय का उपयोग कर रहे हैं, डीएम की बातें भी सुन रहे हैं और साथ में समोसा भी खा रहे हैं। तो दोनों से चीजें, कोई बात नहीं, हम वैसे नहीं बोल रहे, कोई बात नहीं। मैंने तो ये है कि भाव तो समय का सदुपयोग वैसे करना चाहिए। एक साथ 2-3 काम नहीं होता है। तो खैर, तो इसमें देखो क्या है, तो एक दो आपको माने एक जो की क्राइटेरिया अपने दिमाग में, जो अल्टीमेट आपका गोल होना चाहिए। उन्होंने बताया कि 85 प्लस का लेकर के, अब 85 प्लस के लिए हमारी क्या स्ट्रेटजी होगी। 90 प्लस आता है, निश्चित रूप से आप अपने साइड से बिल्कुल सेटिस्फाइड हैं, जितने भी इंटरव्यू के कंपोनेंट्स हैं सारे कंपोनेंट्स पे आप प्रिपेयर्ड हैं। अब उसके बाद लेट्स फेट डिसाइड, आपका भाग्य अब निर्णय करने दीजिए। लेकिन मैं अपना 90% प्रिपरेशन और 10% एस्पिरेशन, नहीं तो 90% प्रिपरेशन वाला काम को कम से कम कर लें, उसके बाद 10% प्रिपरेशन जो एस्पिरेशन है उसको डिसाइड करने दें क्या वो मेरे लिए क्या तय करके रखा है। ठीक है, जिससे कि मुझे अपने साइड से कोई कभी अफसोस ना रहे कि मैंने अपने साइड से कोई कमी छोड़ा था। ठीक है, तो अब उसमें आता है कि भाई 85 मेरा बेसिक है, इससे कम नहीं चलेगा हमारा। ठीक है, इससे ऊपर जो हो जाए, 90 हो जाए, 95 हो जाए, और 100 आता है। मैंने ये भी नहीं बात है, जो व्हाट्सएप ग्रुप में पिछली बार जुड़े हुए लोग हैं वो सब जानते हैं कि 80 प्लस तो नंबर आता है बीपीएससी में, 90 प्लस नंबर आता है बीपीएससी में, ऐसा नहीं है कि नंबर नहीं आता है। ठीक है, और फिर वही बात है कि आपका भाग्य उस दिन, कई बार नहीं होता कि एक आदमी जाता है डबल सेंचुरी लगाता है और वही आदमी अगले दिन जाता है 0 पर आउट हो जाता है। बॉलर दोनों एक ही होता है, बॉलर एक ही है, बैट्समैन एक ही है, एक दिन 0 पर आउट हो जाता है, एक दिन डबल सेंचुरी। तो दिन का भी फर्क होता है, और पता नहीं वो कैसा दिन था, क्या दिन था, अब उसमें हम नहीं जाए, वो सब आपके हाथ का नहीं है। ठीक है, और हमने आज सुबह सुबह वो हमारे पास आई थी तो हमने उसको बताया कि देखो हमने क्या किया था, ज़्यादा बड़े परेशान होने की भी जरूरत नहीं है। हमारी बेटी का आज मेडिकल का, उसका डीवाई पाटिल पुणे में पढ़ती है, तो आज उसका जो फर्स्ट ईयर का जो फाइनल एग्जाम है उसके पहले वाला एग्जाम था। तो सुबह सुबह हमने उसको मैसेज भेजा हमने, तो मैसेज में क्या हमने भेजा, हमने उसको पढ़ के सुनाया था। और आपके लिए भी एक सीख है निश्चित रूप से। तो हमने उसको मैसेज भेजा, और जो आपके लिए भी इक्वली वैलिड है। देखो उसको भेजा था मैसेज सुबह सुबह, देखो डोंट स्ट्रेस, क्या लिखा हुआ है, डोंट स्ट्रेस, डू योर बेस्ट, और फॉरगेट द रेस्ट। सबसे अच्छा मैंने हमें लगा कि अच्छा है, क्योंकि एक और दिक्कत है कि बच्चे भी आजकल, ये मान के चलना कि बच्चे स्ट्रेस में नहीं हैं, केवल पेरेंट्स ही स्ट्रेस में हैं, ऐसा नहीं है। बच्चे भी स्ट्रेस में हैं, तो पेरेंट्स का काम क्या है, बच्चे के स्ट्रेस को और बढ़ाना या बच्चे के स्ट्रेस को कूल डाउन करना। जीवन चलता है, जीवन रुकता नहीं है। आपके इंटरव्यू में सिलेक्शन, आपका सिलेक्शन के बाद भी जीवन चलेगा, और सिलेक्शन नहीं होने पर भी जीवन चलेगा। जीवन रुकता उगता नहीं है, इसलिए जो आप बेस्ट कर सकते हैं वो सारा बेस्ट करिए। ठीक है, डू योर बेस्ट,
उसमें क्या था, फॉरगेट स्ट्रेस, अच्छा नहीं फॉरगेट स्ट्रेस नहीं था, डोंट स्ट्रेस, डू योर बेस्ट, फॉरगेट द रेस्ट। ठीक है, बाकी फॉरगेट द रेस्ट का मतलब वो 90% वाला 10% छोड़ दीजिए, 10% आपके हाथ का, मेरा कैसा दिन था, ये सब चीजें मैटर नहीं करती हैं। तो अब इसमें से आता है कि भाई मेरा जैसे कौन सा ये जो प्रिपरेशन वाला जो पार्ट है, इस प्रिपरेशन वाले पार्ट में भाई 85 प्लस तो एक तो तय हो जाना चाहिए कि मुझे किसी भी हाल में 85 प्लस के लिए प्रयास करना है, उससे कम के लिए नहीं चलेगा। और उसके लिए भाई 85 प्लस के लिए जो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट रिक्वायर्ड है वो है कि एक मेंटल प्रिपेयर्डनेस, भाई दिमागी रूप से तैयार होना। चूंकि ये कोई क्लर्क का या कहा जाए कि ये जो लॉस है वो एक कैजुअल लॉस नहीं है, कोई छोटा मोटा लॉस नहीं होता है, ये बड़ा लॉस होता है, बड़ा लॉस होता है। हमने बोल दिया कि बोलने को तो बोल ही देते हैं कि भाई आप अपना बेस्ट करके आप बाकी सब छोड़ दीजिए, लेकिन लॉस तो लॉस कहने का मतलब है कि इसमें रिस्क बड़ा है, तो इसीलिए हम भूंजा खाते हुए क्लास नहीं करेंगे। नहीं ऐसे अदरवाइज मत है ना, हम ऐसे ही बोल रहे हैं, मैंने एक एग्जाम्पल के रूप में बोल रहे हैं। भूंजा खाते हुए मैं टी शर्ट पहन के मॉक नहीं दूंगा, मैं हवाई चप्पल पहन के मॉक नहीं दूंगा कहीं भी जो होता है। इसका मीनिंग क्या हुआ, आई विल नॉट टेक इट, माई प्रिपरेशन शुड नॉट बी टेकन एज ए विथ कैजुअल अप्रोच। माने आपका चूंकि जो रिस्क है वो रिस्क छोटा रिस्क नहीं है, रिस्क क्या है, बड़ा रिस्क है, और उस बड़े रिस्क के लिए मैं कैजुअल नहीं हो सकता। बेस्ट के बाद भी हो सकता है कि सिलेक्शन हो कि ना हो, इस बात की गारंटी नहीं है। तो एवरेज क्या, एवरेज का तो अपने आप ही आप खुद से ही अपने भाग्य को आप एवरेज कर दे रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या आ जाता है कि फर्स्ट भाई मैं जो मेरा जो रिजोल्यूशन तय होना चाहिए वो रिजोल्यूशन ये तय होना चाहिए कि मैं अपने साइड से जो 90% वाला पार्ट है उसमें कोई कोर कसर नहीं छोड़ूंगा, और उसके बाद इतना मजबूत रहूंगा कि होगा तब भी, होगा तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर आएगा, और नहीं होगा तब भी जीवन रुकेगा नहीं मेरा, मैं फिर प्रयास करूंगा या जो कुछ भी। और ये तय कौन करता है, जो स्ट्रांग पर्सनालिटी का आदमी होता है। और आप कोई कमजोर पर्सनालिटी के रूप में जाएंगे तो वैसे भी सिलेक्शन नहीं होगा। आपको स्ट्रांग पर्सनालिटी के रूप में, एक अधिकारी के रूप में, आप कोई चपरासी बनने के इंटरव्यू नहीं दे रहे हैं, आप एक अधिकारी बनने का इंटरव्यू दे रहे हैं। और एक हमारा जो दुर्भाग्य, ये हमें थोड़ा खराब ये लगता है कि आपके हाथ में 5 लाख लोगों का भविष्य होता है, और यहां से लोग जाते हैं और एक अपना भाग्य सुधारने के क्रम में 5 लाख लोगों का भाग्य खराब कर देते हैं। जो अधिकारी बनकर लोग जाते हैं, आप में सभी लोग जाएंगे, वो क्या गड़बड़ करते हैं वहां जाकर के बिहार में, अपना भाग्य ठीक करने के चक्कर में, और एक तराजू के पलड़े पे अगर अपना भाग्य रखा जाए और 5 लाख लोगों का भाग्य रखा जाए, तो जस्टिस क्या कहता है, किसके भाग्य को प्राथमिकता देनी चाहिए, 5 लाख के। उस 5 लाख के भाग्य को सुधारेंगे तो आपका भाग्य तो सुधर ही जाएगा। लेकिन लोग क्या गड़बड़ी करते हैं, अपने भाग्य को सुधारने के चक्कर में वीडियो बन जाते हैं और अपना भाग्य सुधारते रहते हैं पूरे समय पोस्टिंग के दौरान। एक बार फिर आगे आगे ट्रांसफर होगा, तब फिर ट्रांसफर होगा, जीवन भर केवल अपना भाग्य सुधारते रहते हैं। ठीक है, अपने भाग्य सुधारने के लिए जितना वो एफर्ट करते हैं, उतना एफर्ट अगर वो 5 लाख लोगों के भाग्य को सुधारने के लिए करने लगे तो उनका तो अपना भाग्य सुधर ही जाएगा, वो 5 लाख लोगों के आशीर्वाद से। नहीं ऐसा हो जाएगा, लेकिन गड़बड़, लेकिन बिहार में लोग जाके क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सब बातें क्यों, प्री सिलेक्शन और पोस्ट सिलेक्शन दोनों में पर्सनालिटी की जरूरत है। प्री सिलेक्शन में भी पर्सनालिटी की जरूरत है, पोस्ट सिलेक्शन में भी पर्सनालिटी की जरूरत है। ठीक है, वहां पे आप इसलिए नहीं जा रहे हैं, अपना भाग्य सुधारने के लिए नहीं जा रहे हैं, आप वहां पे कोई लग्जरी के लिए नहीं जा रहे हैं, आप वहां किस बात के लिए जा रहे हैं, आप वहां पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए जा रहे हैं। और जब रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए मैं जा रहा हूं तो आई विल डू समथिंग डिफरेंट। ठीक है, टू चेंज द लाइफ ऑफ दिस 5 लाख पीपल। ये जो 5 लाख लोग मेरे सब डिवीजन में होंगे, 10 लाख लोग मेरे सब डिवीजन में होंगे, या 5 लाख लोग मेरे ब्लॉक में होंगे, 2 लाख 1 लाख 3 लाख जो भी मेरे ब्लॉक में होंगे, उनके भाग्य को मैं बदलूंगा। इसलिए आप जा रहे हैं, और इसीलिए आपको ये पद चाहिए। आपको पद अपने भाग्य को सुधारने के लिए नहीं चाहिए। ठीक है, भाग्य अपने आप मिल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो अब इसमें से आता है कि जो पार्ट, जैसे जो स्टेप आज डिस्कस करने के लिए था, उसमें से जो फर्स्ट जो क्वेश्चन जैसे हमने बताया कि भाई बीपीएससी 67 और बीपीएससी 69 में क्या मैं करूं, बैलेंस का जहां तक है। तो देखो, एक मेरा सुझाव ये है कि बीपीएससी 69 जरूर दीजिए, देना चाहिए एग्जाम को। लेकिन अभी लग रहा है कि पीछे जब इतने पीछे तो तैयारी 67 69 का कर ही रहे थे,
जरूर कर रहे थे। कोई, हमें नहीं लग रहा है कि शायद ही कोई उस इंटेंसिटी से 67 के इंटरव्यू की तैयारी कर रहा था। मेनली आप इंटेंसिटी से किसकी तैयारी कर रहे थे? 69 की तैयारी कर रहे थे। और जब पेपर 150 आता है ना, तो उसमें पीछे 10 दिन का पढ़ा हुआ बहुत कुछ नहीं रहता है। रहता कौन सा है? मेनली जो पहले पढ़ा गया रहता है। आपका एक्सपीरियंस ज्यादा वहां पे आता है बनिस्पत की पीछे 2-4 दिन पहले पढ़ के गए हो, उसमें से हार्डली 2-4-5-10 क्वेश्चन टकराता है, उससे ज्यादा क्वेश्चन टकराता नहीं है। तो ऐसी स्थिति में क्या करें? मेरा आज 15 तारीख है, 15 से लेकर के 20 तारीख तक माने 4-5 दिन आप कम से कम बीपीएससी 67 का के माइंड में आ जाइए। माइंड में आ जाने का मतलब यह होता है कि फिर आपका सब कॉन्शियस माइंड इंटरव्यू की तैयारी करता रहेगा। कौन सा? सब कॉन्शियस माइंड। जैसा नहीं होता है कि बाथरूम में गए हुए हैं, खाना खा रहे हैं, कहीं पे बैठे हुए हैं, ट्रेन से जा रहे हैं, आपका इंटरव्यू का माइंड काम कर रहा है, सब कॉन्शियस माइंड काम करता रहेगा। लेकिन सब कॉन्शियस माइंड तब काम करता रहेगा जब कम से कम अपना जो आपके बायोडाटा का जो पार्ट है वो क्लियरली आपके सामने विजिबल हो जाए। तब आज के डेट में आपका सब कॉन्शियस माइंड इंटरव्यू से डरा हुआ है, उसको डर लग रहा है कि भाई पता नहीं 67 में क्या होगा। आप उसको छूना भी नहीं चाहते हैं, अभी छुएंगे तो पता नहीं बखेड़ा खड़ा हो जाएगा। उससे ज्यादा कंफर्टेबल आप कहां फील कर रहे हैं? 69 के पीटी में। और ये 15 दिन हम 69 के पीटी के लिए गंवा नहीं सकते हैं। 69 के पीटी के लिए मान लो हम 15 दिन बीपीएससी 67 को बैठ लो, बीपीएससी 67 को के लिए हम 15 दिन खराब करके अगले 15 दिन में हम जाकर के अपने ऊपर प्रेशर नहीं ले सकते। एक होता है ना कि मान लो ये कंप्लीट 15 दिन अगर हम 69 पे दे दें और 67 का कुछ भी ना करें और कहीं 15 अक्टूबर के आसपास से अगर इंटरव्यू ये कॉल कर लें, क्योंकि इनको कम से कम 2000 का इंटरव्यू लेने में हमें लग रहा है कि 20 से 25 दिन लगेगा। अगर वो 4 बोर्ड बनाते हैं, इससे ज्यादा नहीं बना पाएंगे। तो फिर भी मान लो 4 बोर्ड करते हैं, 5 बोर्ड करते हैं, तब भी तो एक दिन में 100 लोगों का ही ले पाएंगे। 20 से ज्यादा एक दिन में तो हो नहीं पाएगा। 20 लोगों का एक दिन में इंटरव्यू लेंगे वो, तो 20 दिन 100, 5 बोर्ड बनाया तो 100 का मतलब क्या हुआ? 2100 टोटल है। तो वैसे भी बीच में एक आध दो छुट्टी वुट्टी, दिवाली वगैरह आ जाएगा, दुर्गा पूजा कुछ कुछ आ जाएगा, तो वैसे भी इनका इंटरव्यू 25 दिन चलना है। तो 15 अक्टूबर से, तो वैसे भी 15 अक्टूबर से लेकर के ये 15 नवंबर पहुंच जा रहे हैं। ठीक है, 10-12 नवंबर तक पहुंच जा रहे हैं। छठ के पहले या दिवाली, उसमें दिवाली आ जा रहा है, दिवाली के पहले ही कोशिश करेंगे खत्म करने का। तो 5 बोर्ड भी अगर बनाते हैं ये, तो 5 बोर्ड बनाने में इनको लग जाएगा कितना समय? लग जाएगा कम से कम 25 दिन का समय इनको लगने जा रहा है। एक आध दो दिन बीच में छुट्टी उट्टी कुछ कुछ इस तरह से। कई लोग अपियर होंगे, कई लोग अपियर नहीं होंगे, कुछ लोग मेडिकल दे देंगे, मेडिकल दे करके बाद में कुछ आएंगे। तो इस सब मिला जुला करके हमें लग रहा है 25 दिन का। 15 अक्टूबर के आसपास से ये देंगे, ये इंटरव्यू का डेट जो आएगा। ठीक है, तो 15 अक्टूबर का इंटरव्यू का डेट अगर ये देते हैं तो सोचो फिर जिनका शुरू में रोल नंबर है 1 और 2 में जिनकी शुरुआत हो रही है, उनके लिए तो हार्डली 15 दिन का समय मिला। अब 15 दिन का समय मिला तो 2-3 दिन तो 69 का माइंड अभी भी कंटिन्यू करेगा। 30 सितंबर को एग्जाम देने के बाद 30 सितंबर को देंगे, 1 तारीख से एकदम से दौड़ने तो लगेंगे नहीं, एकदम सेटल तो हो नहीं जाएंगे। 1-2 दिन तक वो सबकॉन्शियस में अगर पूछेगा कि 69 और 67 दोनों में कौन सा डोमिनेट करेगा, तो साइकोलॉजिकली आपको क्या लग रहा है कौन सा डोमिनेट करेगा? 69 डोमिनेट करेगा। तो 2 दिन 3 दिन और खराब हो गया। और उसके बाद जब 67 का पलटना शुरू करेंगे तो मामला थोड़ा सा प्रेशर में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो इसीलिए, लेकिन जरूरत कौन सा है? 69 का पीटी की 67 का इंटरव्यू ज्यादा जरूरी 67 का इंटरव्यू है। ये ज्यादा इजी है बनिस्बत की 69 के पीटी के तुलना में। 69 का पीटी तो कई लोगों ने फॉर्म भी नहीं डाला है, इसलिए नहीं डाला है कि उसमें अच्छा कोई पोस्ट है ही नहीं। तो जिसको लग जाता है कि उसमें ज्यादा अच्छा कोई पोस्ट नहीं है, तो बेहतर ये है कि उसको 69 को उतना सीरियसली जाके अपियर हो जाए तो हो जाए। 67 वाली बात है। लेकिन फिर भी मैं 69 को मार्जिनलाइज नहीं कर रहा हूं, 69 को। लेकिन अभी जो 4-5 दिन, क्योंकि आप पीटी ही पढ़ते आ रहे थे, अब 4-5 दिन 1-2 घंटा करंट अफेयर्स और बिहार स्पेशल देख लीजिए। करंट अफेयर्स और बिहार स्पेशल, और करंट अफेयर्स जो देखिएगा वो निश्चित रूप से इंटरव्यू के लिए के भी काम आएगा। बिहार का कुछ भी देखिएगा वो इंटरव्यू के भी काम आएगा। ठीक है, या तीसरा एक और हुआ, आपका ग्रेजुएशन का जो सब्जेक्ट है वो बीपीएससी के पीटी में भी है। मान लीजिए आपका पॉलिटिकल साइंस है, किसी का सोशियोलॉजी है, किसी का मान लीजिए जूलॉजी है, इस तरह के कुछ सब्जेक्ट हैं, किसी का ज्योग्राफी है, किसी का हिस्ट्री है, ये सारे सब्जेक्ट हैं। तो ये सब्जेक्ट भी तो
पीटी में हैं तो क्यों नहीं मैं, अगर मान लो एक आध 2 घंटा मुझे पढ़ना हो तो मैं क्या पढ़ लूं भाई, फोकस अपना इंटरव्यू वाले पार्ट पे करूं, जो कि ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, मैं अभी डिस्कस कर देता हूं, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन 3-4 घंटा टाइम, अपने टाइम को डिवाइड कर लें, 10 घंटे का टाइम, 12 घंटे का टाइम अगर इस पे देते हैं, क्योंकि अब तो कम से कम आप कोई और इंगेजमेंट में तो नहीं रहेंगे। अगर कोई गवर्नमेंट जॉब में है तब भी वो 10 दिन तो छुट्टी ले ही लेगा, चाहे 69th के लिए ले ले, चाहे 67th के लिए ले ले, ठीक है। तो छुट्टी कुछ दिन तो लेना ही, 1 महीने का छुट्टी अगर लेते हैं तो अब ऐसी स्थिति में क्या करेंगे कि आपके पास कौन कौन सा करंट अफेयर्स पढ़ेंगे 69th के लिए, 67th का भी काम आएगा। बिहार को पढ़ेंगे तो 67th के लिए पढ़ेंगे, 69th के लिए पढ़ेंगे तो 67th के लिए भी काम आएगा। आपका जो ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट है या ऑप्शनल है, तो शायद ही कोई होगा जिसका कि ग्रेजुएशन और ऑप्शनल दोनों 69 से नहीं मिले, एक न एक तो। मान लो किसी का हिंदी साहित्य हो जाए ऑप्शनल और उधर पता चला कि इंजीनियरिंग में कुछ हो जाए तो थोड़ी दिक्कत है, तो कुछ दिक्कत वहां पे है, लेकिन अदरवाइज कोई बात नहीं। करंट अफेयर्स है तो अभी के टाइम पे क्या करिए कि करंट अफेयर्स, अपने टोटल टाइम को अगर 12 घंटा मानता हूं तो 8 घंटे इंटरव्यू पर और 4 घंटे पीटी पर। और इस 4 घंटे में क्या करें, अभी की बात करूं, 15 से 20 तारीख के बीच की बात कर रहा हूं, तो 15 से 20 के बीच में आप एकदम से 5 दिन बिल्कुल ही 69 से कटना अगर नहीं चाहते हैं तो ये बिहार स्पेशल और करंट अफेयर्स को आप देखते रहिए, ये भी जरूरी ही है। और उसके बाद जो 10 दिन का टाइम है, 1-2 दिन जाने आने में और कैसे, लेकिन उस दौरान भी 3-4 घंटे का टाइम, 12 घंटे में पीटी के लिए आप भी जानते हैं कि पूरे 12 घंटे की पढ़ाई का कोई मतलब नहीं होता है। वहां भी जो अभी 8 घंटा और 4 घंटा है, 20 तारीख के बाद क्या हो जाएगा, 4 घंटा और 8 घंटा हो जाए, 4 घंटा इंटरव्यू हो जाए। ये 5 दिन, 16, 17, 18, 19, 20, 5 दिन 8 घंटा इंटरव्यू हो जाए और 4 घंटा पीटी हो जाए। और 20 तारीख से लेकर के 27-28 तारीख तक 4 घंटा इंटरव्यू हो जाए और 8 घंटा पीटी हो जाए। और उधर 28, 29, 30 पूरे 12 घंटा पीटी हो जाए। और चूंकि सब आप इस लेवल पे पहुंचे हुए हैं, 67 का पीटी पास किए हुए हैं, तो एक बार रिवीजन की ही जरूरत पड़ती है, अदरवाइज एक्सीडेंट होने पे तो एक्सीडेंट का तो कोई छोर ही नहीं है। लेकिन अगर इंटरव्यू मान लीजिए ये पीटी के लिए रिवीजन अगर एक बार कर जाते हैं तो जनरली क्वालिफाई करने के चांसेस, और वो भी अब 4 ऑप्शन पे आ गया है, तो 4 ऑप्शन पे एक्सपीरियंस लोगों को ज्यादा फायदा होगा। ठीक है, 4 ऑप्शन का आपको, आपके जो गंभीर लोग होते हैं उनके लिए 4 ऑप्शन ज्यादा अच्छा होता है, उनको रिजेक्ट करने में या सेलेक्ट करने में वो ज्यादा क्लियर होते हैं। 4 ऑप्शन में वो 2 ऑप्शन पे आने में उनको आसानी होती है। 150 क्वेश्चन होगा, बड़े आसानी से आप अपने पास्ट नॉलेज के आधार पर 80 क्वेश्चन जरूर सही कर लेंगे, और 80 क्वेश्चन सही कर लेंगे। और उसके बाद 80 के बाद 40 क्वेश्चन ऐसा आएगा जिसमें कि आप 2 ऑप्शन को छांट देंगे, 2 बच जाएगा, उस 2 में से आपको गेस करना है। ठीक है, 30 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसका चारों ऑप्शन आपको नहीं आता है, छोड़ दीजिए उस 30 क्वेश्चन को। 40 क्वेश्चन जो होता है, 40 क्वेश्चन में अगर मान लीजिए हम उसमें से अगर 50-50 भी सही होता है, 20 सही होता है, 20 गलत होता है, तो 20 जो गलत हुआ वो 6 क्वेश्चन आपका ले जाएगा। 20 जो सही हुआ तो 80, 20, 100 हो गया, 6 ले जाएगा, तब भी 95, और 95 पे इस बार हो जाएगा पीटी। क्लियर है? तो ये एक आता है। मेरा मानना ये है कि 8 घंटे, 4 घंटे और 4 घंटे और 8 घंटे का फॉर्मूला फॉलो करिए और 69 को दीजिए। लेकिन किसी को अगर लगता है कि भाई मुझे 69 में ऐसा कोई बहुत अच्छा पोस्ट नहीं है, तो उसको और भी वो 69 को टाइम को कम कर सकता है। ठीक है, क्योंकि सुबह दिन में जो फोन आया, 1-2 लोगों का फोन आया, तो 69 का एग्जाम ही नहीं दे रहे, नहीं सर मेरा 67 ही है, 69 का एग्जाम मैं नहीं दे रहा हूं। ठीक है, तो कई लोगों ने 69, आप देखेंगे 69 का जो फॉर्म भरा गया है, फॉर्म भी पहले की तुलना में कम भरा गया है। तो कौन कम भरा है? वही लोग कम भरे हैं ना जो ऑलरेडी जो सिलेक्टेड हैं या किसी गवर्नमेंट जॉब में हैं, या कुछ लोग हैं, ऐसे लोग ही उसको नहीं दे रहे हैं। अच्छा, तो एक पार्ट तो क्वेश्चन नंबर 1 ये था। अब क्वेश्चन नंबर 2 वाले में एक इंपॉर्टेंट होता है कि भाई हमारा जिसके लिए हमें कोई एकेडमिक नॉलेज की जरूरत नहीं है, उसके 3 पार्ट होते हैं जो कहा जाता है, जिसको कहा जाए डूज एंड डोंट्स फॉर इंटरव्यू। इंटरव्यू के लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। वो डूज एंड डोंट्स के 3 पार्ट हैं। कौन कौन से 3 पार्ट हैं? एक अपीयरेंस में क्या आ जाएगा? हमने कहा कि आपका फिजिकल प्रिपरेशन आपके मेंटल सिंसियरिटी के लिए जरूरी है। आप खुद सोच के देखो, मैंने पटना में मौर्या होटल में क्या हुआ था कि अभी ऑडिटर का इंटरव्यू हम लेने गए थे। तो ऑडिटर के इंटरव्यू में क्या था कि उस समय तो एक तो पटना में बड़ी गर्मी थी, और अभी तक जितने बार भी इंटरव्यू हुआ है, 66 का भी इंटरव्यू हमने मौर्या होटल में ही लिया था।
क्योंकि हम खुद भी जब भी जाते हैं यहाँ से तो हम पटना से बड़े परेशान होते हैं। कई शहरों में हम लोग जाते हैं, राजस्थान जाते हैं, माने हमारा हॉबी घूमना है, हम खूब घूमते रहते हैं। जब भी छुट्टी 2-3 दिन मिलता है कहीं घूमने निकल जाते हैं। तो देश में बहुत जगह गए हुए हैं, शायद ही कोई। पटना जाने में बड़ी परेशानी होती है। एक तो गर्मी उर्मी रहता है वहां पे, और दूसरा ट्रैफिक देख ही रहे हो। तो पटना में सबसे अच्छा हम जाते हैं तो जो भी आप सोचते हैं कि भाई अब हम लोगों के पास मिसलेनियस खर्चे नहीं है, तो कहते लगता है कि कुछ खर्चे अपने ऊपर कर लेने में बुराई नहीं है, तो हम जाते हैं सीधे मौर्य होटल में ही पहुंच जाते हैं। और वहां पे चूंकि जो बीपीएससी से ही सिलेक्टेड लोग हैं, नगर निगम वगैरह से जुड़े हुए, तो वो लोग व्यवस्था करा दे बोल देते हैं। तो कुछ नॉर्मल से कुछ वैसे मौर्य होटल पटना का सबसे अच्छा होटल है, सारे गवर्नमेंट के सब वहीं होता है। तो पैरवी की ज्यादा भूमिका वहां नहीं होती, पेमेंट कम करने में ज्यादा भूमिका नहीं होती है, लेकिन नगर निगम वाले तो कम करा ही लेते हैं। कूड़ा ही नहीं उठवाएंगे, तो कूड़ा नहीं उठवाएंगे तो क्या करेंगे वो। तो ऐसी ही व्यवस्था मेरी वहां पे है, तो हो जाता है। सब मौर्य होटल के लोग सब लोग जानते हैं। और इस बार भी जो हम ऑडिटर का इंटरव्यू लेने गए थे तो 2 दिन तो आस्था आईएएस के इंटरव्यू देने वाले को पूरे मौर्य होटल में कोई नहीं रोकता है। उस कैंडिडेट को जहां बैठना हो हर जगह उसके लिए परमिशन है। पूरा प्रबंधन मौर्य होटल का जानता है कि आस्था आईएएस का इंटरव्यू हो रहा है। और कहीं भी आप बैठिए, कहीं भी उठिए, सब लोग जानते हैं। राज्यपाल का जिस दिन अपना इंटरव्यू चल रहा था उस दिन राज्यपाल का उसमें कार्यक्रम था, फिर भी कोई प्रोटोकॉल आस्था आईएएस के लोगों के लिए नहीं था। तो हमको अच्छा लगता है। अब नहीं तो कहाँ वहां जाएं, भिखना पहाड़ी और कहाँ कहाँ आप भी पहुंच नहीं पाएंगे, हम भी नहीं पहुंच पाएंगे, गर्मी इतनी ज्यादा होती है, तो वो डिसेंट लगता है। कई बार जो बाहर से पटना आते हैं लोग इंटरव्यू देने के लिए, मॉक इंटरव्यू देने के लिए, तो मौर्य होटल में 1-2 घंटा इंतजार भी करना पड़ता है, तो उनको खराब नहीं लगता है। बड़े सारे जगह वहां रेस्टोरेंट है, क्या है, सब लोग बैठ के अपना करते हैं। मैंने वहां पे देखा कि जो कैंडिडेट बेस्ट प्रिपेयर्ड होके आए हैं उनका हमने बाद में सिलेक्शन भी देखा था। क्योंकि जो मान लीजिए कोई लेडी है बहुत अच्छे से साड़ी उड़ी पहन के आई हुई है, तो आदमी तो नजर में है ना कि भाई इसने इतने अच्छे से अपनी तैयारी किया, पता नहीं इसका हुआ कि नहीं हुआ। तो बाद में व्हाट्सएप ग्रुप में हमने कहा कि भाई अपना फोटो डालिए। सब लोग अपना सिलेक्टेड का डाल रहे थे, हमने कहा अपना फोटो डालो। तो हमने उन लोगों को देखा जो उस तरह से नजर में थे। तो फर्स्ट जो हमने कहा डूज एंड डोंट्स में आपका अपीयरेंस बहुत मैटर करता है, केवल खुद के कॉन्फिडेंस के लिए मैटर नहीं करता है। ठीक है, माने कहा जाए कि आपको अच्छा लगता है, पैनल को भी, बोर्ड को भी अच्छा लगता है, आपके आसपास के लोगों को भी अच्छा लगता है, एक पॉजिटिविटी आपके प्रति क्रिएट होती है। ठीक है, तो एक फर्स्ट जो पार्ट आता है वो है अपीयरेंस को लेकर के। टू स्टार्ट बिहेविंग लाइक ए ब्यूरोक्रेट, माने एक अधिकारी के रूप में अपने आप को बिहेव करने के लिए माने स्टार्ट कर लीजिए। जैसे ये आता है कि हवाई चप्पल खत्म हो, हवाई चप्पल छूट जाता है थोड़े दिन के लिए, माने बाहर में जा रहे हैं, कई बार निकर पहन के घूम रहे हैं, ये नहीं चलता है ये सब चीजें। एक तो अपीयरेंस वाला जो पार्ट होता है, और अपीयरेंस वाले पार्ट में निश्चित रूप से दाढ़ी की भूमिका है। एक लड़का, जैसे मुस्लिम एक लड़का था, आरा का लड़का था, तो उसका दाढ़ी था। हमने कहा कि भाई ये तो दाढ़ी तो कटेगा अभी इंटरव्यू देने के लिए। ठीक है, चूंकि ऐसा कोई आपको अच्छा लगता है, लेकिन मेरा मानना यह है कि जिस बात का इंटरव्यू देने जा रहे हो वहां पे दाढ़ी कटेगा, दाढ़ी नहीं रहेगा। तो बोला हाँ सर कटा लेंगे। ठीक है, सीओ बन गया। घर में उसका सारा जमीन उसके नाते रिश्तेदार जो पड़ोसी थे वो सब कब्जा करके रखे हुए थे। बाद में जब मिला, मिठाई का डब्बा लेके आया, हमने और क्या हाल है, सर सब जमीन छोड़ दिया लोगों ने। ठीक है, आरा का ही लड़का था, सीओ बन गया था। तो एक होता है ना कि जैसे हमारी सोच, ठीक है, जो भी सोच हमारी है उस सोच के अनुसार कुछ जो उस पोस्ट की हमारी जरूरत है। जैसे पिछली बार बहुत बड़ा एक नहीं था कि इंटरव्यू में के समय पे एक वो जो आया था उसका क्या बोलते, जैसे एक आया था कर्नाटक में, हुबली वगैरह में चला था, उसको क्या बोलते हैं, हिजाब वाला। तो एक मुस्लिम लड़की है, उससे इंटरव्यू देने आ रही है। तो हमने पूछा कि भाई मान लीजिए आप डीएसपी के ड्रेस में हिजाब तो नहीं होता है, तो आप कैसे मैनेज करोगे इस चीज को। तो उसका सीधा सीधा रिप्लाई था कि सर पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों अलग अलग होता है। हिजाब इज माई पर्सनल, जब मेरा पर्सनल जब अपीयरेंस होगा उसमें मैं अपने चॉइस के अकॉर्डिंग जो मर्जी सो पहनूंगी, जो घर जैसा जो होगा सिस्टम उसके अनुसार। लेकिन जब प्रोफेशनल की बारी आएगी तो मैं वो चीज पहनूंगी जो मेरा प्रोफेशन डिमांड करता है। और प्रोफेशन क्या डिमांड करता है, भाई पुलिस का ड्रेस आपको पहनना पड़ेगा। स्मार्ट रिप्लाई है। तो इसको कहा जाता है, जैसे कहा जाता है ना कि अपीयरेंस को लेकर के आप टीका लगा के जा रहे हैं, ये सब नहीं चलता है। नहीं, टीका माने इंटरव्यू देने जा रहे हैं, बड़ा पवित्र काम है, बड़ा रिस्की काम है, तो हम क्या कर रहे हैं, बजरंगबली के यहाँ गए हुए हैं, वहां से लेकर टीका लगा के चल रहे हैं, ये सब चलता उलता
ये सब नहीं चलता है। आपकी अपनी पर्सनालिटी वहां काम आती है, भगवान जी बिना टीका के भी आपको सपोर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो एक पार्ट आता है तो अपीयरेंस वाला पार्ट। अपीयरेंस वाले में निश्चित रूप से ड्रेस की भूमिका है। कोई लड़की है तो उसके लिए साड़ी की भूमिका है, या उसके सलवार समीज की भूमिका है, वो किस कलर का होगा, कैसा होगा, ये सब चीजें मैटर करती हैं। 2 ड्रेस आपके पास होने चाहिए, एक इंटरव्यू के लिए और एक मॉक इंटरव्यू देने के लिए। यानी 2 ड्रेस में एक मॉक इंटरव्यू देने के लिए, जिससे कि ऐसा ड्रेस होना चाहिए जिससे आपको कॉन्फिडेंस, खुद का आपका कॉन्फिडेंस बढ़े। दूसरा हो गया, मान लीजिए बाल उल अपना जो कुछ भी है, जूता उता हो गया, ये सब चीज ठीक ठाक अपना रखा, वो तो अपना पार्ट है ही। कई बार लोगों को, कुछ लोगों को बिहार भर में देखेंगे तो लगता है कि उनका दांत वगैरह, कई बार ये सच्चाई है, कई बार अपने अपने पसंद के अनुसार कुछ लोग पान पराग खाते हैं, कुछ लोग कुछ खाते हैं। अब यहाँ पे आप इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं, अधिकारी बनने जा रहे हैं, ये सब चीजें मैटर, पहले जो था बाद में जो रहेगा, अभी नहीं चलेगा। तो अभी किसी डेंटिस्ट के पास जाइए और जा करके अपने दांत को अच्छे से साफ करा लीजिए। ठीक है, अच्छे से साफ करा लीजिए, जिससे कि बाल उल ठीक कर। तो ये अपीयरेंस वाला पार्ट हुआ। अपीयरेंस आपका बिल्कुल अप टू डेट होना चाहिए, एक ब्यूरोक्रेटिक होने चाहिए आपके अपीयरेंस से। डॉक्टर कभी खराब कपड़ा नहीं पहनता है, अधिकारी कभी खराब, चूंकि आप एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है, और सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन ही अगर लूज रहेगा तो भाई जो 1000 किसी स्कूल में गए हुए हैं, वहां पे 1500 बच्चे हैं और आप ही एकदम कैजुअल टाइप के हैं, तो वो 1500 बच्चे आपसे क्या इंस्पायर्ड होंगे। जैसे होता ना कि भाई सिविल सर्विसेज में आप क्यों आना चाहते हैं, तो कई लोग बताते हैं कि सर जब मैं स्कूल में पढ़ता था उस समय ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, ये हुआ, आप किसी से इंस्पायर्ड हुए। तो आप खुद भी तो ये अब आगे अगले 30 साल तक, जब तक आपका रिटायरमेंट नहीं होगा, तब तक आप एक इंस्पिरेशन के रूप में काम करेंगे। तो इंस्पिरेशन के रूप में काम करेंगे, तो ये अपीयरेंस वाला पार्ट हुआ। और ये अपीयरेंस वाला पार्ट आपको, आप निश्चित रूप से आपके जो मेंटल प्रिपरेशन है उसको सपोर्ट करता है ये। ठीक है, एक डिसिप्लिन भी लाता है और एक सिंसियरिटी भी लाता है, दोनों चीजें लाता है। इसलिए अपीयरेंस वाला पार्ट है, ये लूज नहीं हो सकता। ठीक है, ये डूज है। और दूसरा होता है दाढ़ी रखना, ये सब कुछ ढीला ढाला करना, ये सब डोंट्स है, ये सब नहीं चलेगा। जो सेकंड जो डूज एंड डोंट्स का जो पार्ट है, वो होता है एटिकेट। एटिकेट का मतलब होता है शिष्टाचार। और शिष्टाचार 2 तरीके के शिष्टाचार होता है। एक तो बाई नेचर ही आदमी शिष्ट होता है, भाई देव उसको उससे बात करेंगे तो ही आपको लग जाएगा कि ये आदमी शिष्ट हैं, माने शिष्टाचार उनके पास है, बोलने का तरीका, सब कुछ का बिल्कुल ब्यूरोक्रेटिक उनका वे ऑफ कम्युनिकेशन है, चाहे जो कुछ भी है, बड़े का छोटे का, चाहे कई बार। तो इसमें, लेकिन वहां तो आपकी शिष्टाचार, वहां तो आपकी मजबूरी है ना। क्यों मजबूरी है? वहां तो कुछ दूसरा एरोगेंस तो चल ही नहीं सकता, क्योंकि उनके पैर तले वो आपका भविष्य तय कर रहे हैं। आपका भविष्य तय कर रहे हैं, 85 देना है कि 90 देना है कि 90 प्लस देना है, 60 देना है कि 60 से कम देना है। वो आप जो बैठे हैं ना, उसी समय वो आपके अपीयरेंस से तय हो रहा है, आपके प्रेजेंस से तय हो रहा है। इंटरव्यू के पहले कहा जाता है कि 3 स्थिति रहती हैं। जो बोर्ड में 4 लोग बैठे हुए हैं, बाहर से आप इंटरव्यू देने आ रहे हैं, जब तक आप इंटरव्यू रूम में नहीं पहुंचे हैं तब तक बोर्ड मेंबर्स आपके प्रति पॉजिटिव हैं। उनको लगता है कि एक उम्मीद आ रही है, बिहार का एक भविष्य आ रहा है, जिसके हाथ में कोई काम देंगे उस काम को वो अच्छे से करेगा। आप गवर्नमेंट के एजेंट हैं, गवर्नमेंट के आप हैंड हैं, और गवर्नमेंट के जो हैंड हैं, तो एक हैंड आ रहा है, एक इफेक्टिव हैंड आ रहा है। अब जब आप उसके सामने बैठेंगे तो वहां से अब तय होगा, जो आपका इंप्रेशन था, वो इंप्रेशन अपग्रेड होगा, मेंटेन रहेगा, या डिग्रेड होगा। अरे कहां से आ गया, अरे समझ में 3 स्थिति होंगी ना। कौन सा? अपग्रेड होना। हाँ, ये कैंडिडेट है, वो आपको वहां पे आपको परेशान करने के लिए वो नहीं बैठे हुए हैं, आपका बेस्ट आउट निकालने के लिए बैठे हुए हैं। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उनके साथ कोऑर्डिनेट करके, कोऑपरेट करके अपनी पर्सनालिटी के कितना बेस्ट पार्ट निकलवा पाते हैं। एक होता है अपना जो इमेज है उसको अपग्रेड करना। अपग्रेड करना मतलब क्या हुआ? 90 प्लस मेंटेन रहना। ठीक है, ओके, चलेगा। लेट्स मेंस मार्क्स डिसाइड द सिलेक्शन ऑफ दिस कैंडिडेट। इस कैंडिडेट का सिलेक्शन मेंस का मार्क्स तय करेगा। 80 मार्क्स उन्होंने दे दिया और 80 से कम दे दिया, इसका मतलब क्या हुआ? दे आर नॉट सेटिस्फाइड अबाउट योर परफॉर्मेंस। आपकी पर्सनालिटी है उससे, उनका आपसे कोई बैर नहीं है। ऐसा नहीं होता है कि बोर्ड मेंबर्स का आपसे कोई, आप क्या उनके साथ कर रहे हैं इसके अनुसार वो अपना इंप्रेशन तय करते हैं। और इंप्रेशन भी वो इमोशनल इंप्रेशन नहीं है, वो वहां पे एक देख रहे हैं कि दिस कैंडिडेट इज नॉट सुटेबल फॉर द पोस्ट
ठीक है, फॉर विच दिस सिलेक्शन प्रोसेस इज गोइंग ऑन। क्यों? क्योंकि आपको डीएम नहीं बन, आप मुख्यमंत्री बनने के लिए आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है। ऑल विल बी डिसाइडेड बाय नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री के पद का सिलेक्शन नहीं हो रहा है। आपका सिलेक्शन किस बात के लिए हो रहा है? एक हायरार्की में, एक बीच में सेट होना है आपको, और सेट होना है तो आपको जी सर, हाँ सर, जी सर, हाँ सर। जैसे जब डीएम साहब जो भी कर रहे हैं, भाई डीएम साहब एक हैंड हैं, डीएम साहब एक लीडर हैं। उस जिले में एक G20 का कोई समिट होना है, अब वहां हर आदमी अलग अलग डिसाइड नहीं कर सकता। एक सिस्टम बना हुआ है, उस सिस्टम में आपको खड़ा किया गया है। बारिश हो रही है तब भी आप वहां पे रुके रहेंगे, ये नहीं कि बारिश हो रही है तो छोड़ के चल देंगे, ऐसा नहीं होगा। तो आपका, तो वो जो लोग वहां बैठे हुए हैं, वो उनका पर्सनल जो इन्फ्लुएंस है, ओपिनियन है, वो कम मैटर करता है। आपको ऐसा लगता है कि उनका पर्सनल, लेकिन वो एक्चुअली एक पोस्ट की डिमांड के अकॉर्डिंग एक कैंडिडेट सेलेक्ट कर रहे हैं। तो उस पोस्ट के अकॉर्डिंग कैसा कैंडिडेट उनको चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आपको इंटरव्यू में मार्क्स देते हैं वो। वहां पे लीडर्स, जैसे अब पीसीएस में, पीसीएस का जो पोस्ट होता है वो लीडर का पोस्ट नहीं होता है। पीसीएस का जो पोस्ट होता है पॉलिसी मेकिंग का पोस्ट नहीं होता है, ये पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन का पोस्ट होता है। सारी योजनाएं आपको दी गई हैं, आप उसको इंप्लीमेंट करिए। क्लियर है? इंप्लीमेंटेशन के लेवल पे जो इनोवेशन आप कर सकते हैं, इसलिए आपको पूछा जाता है कि कहीं पे डीएसपी आपको बना दिया गया, अब वहां पे आप पहले के डीएसपी जो थे उनसे अलग क्या करेंगे? क्या मीनिंग हुआ? इंप्लीमेंटेशन ऑफ लॉ, क्या डिफरेंट आप करेंगे? आपको वीडियो बना दिया गया है, आपको किसी एजुकेशन डिपार्टमेंट का हेड हैं आप पहले से क्या डिफरेंट करेंगे? के पाठक पहले से क्या डिफरेंट कर रहे हैं? के पाठक सिलेबस नहीं तय कर रहे हैं, वो जो इंप्लीमेंटेशन पार्ट है उसी को अच्छा कर रहे हैं, और जहां जा रहे हैं तो उसी में आता है कि ये एक सुटेबिलिटी की चेक की जा रही है। तो वैसे भी उनके पैर तले आपका गर्दन फंसा हुआ है, मन करेगा तो दबा देंगे, वो मन करेगा तो हटा लेंगे। तो वैसे भी भाई, जब बुद्धिमान आदमी का मतलब क्या होता है? जब किसी के पैर तले आपकी गर्दन फंसी हो तो उसको सहला के निकल जाएं, या उसको उसमें चिकोटी काट के निकल जाएं, उठा के पैर फेंक के निकलें। फेंक के निकलेंगे तो 60 नंबर देंगे, चिकोटी काटेंगे तो 80 नंबर देंगे, और सहला के निकलेंगे तो, सहलाने का मतलब यहां पे क्या हुआ? बेस्ट ऑफ जो एटिकेट शो करना, बेस्ट ऑफ जो शिष्टाचार है वो, और ये आपके हाथ का है। जो अपीयरेंस है वो आपके हाथ का है, एटिकेट आपके हाथ का है, ये दोनों चीज आपके हाथ का है। एक बार, पिछली बार इंटरव्यू हो रहा था तो एक इनकम टैक्स में इंस्पेक्टर थे, लंबे चौड़े थे, कोई झाजी थे आया इंटरव्यू देने। बड़े, इस बार भी एक जेएनयू का लड़का आया था, ये और बीपीएससी ऑडिटर वाले में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में कहीं ये डॉक पे पढ़ा रहा था, और इंटरव्यू इकोनॉमिक्स था। भाई ऑडिटर वाले में तो कुछ ही पोस्ट, कुछ ही सब्जेक्ट थे। हमने उनको घेरा अच्छे से, पहला मॉक था तो उसमें घेरा उनको, जिससे कि वो पढ़ें। पहले मॉक में क्या किया जाता है कि भाई आपको घेर दें जिससे कि आप जाकर के पढ़ें, क्योंकि पढ़ना जरूरी है। नहीं तो पता लगा कि फ्लाइंग, अगर रनिंग माइंड से अगर जाएंगे, रनिंग माइंड से जाएंगे तो वहां पर भी जाके कुछ ना कुछ उठपटांग कर देंगे इंटरव्यू में, और फिर वो जहां कुछ भी इधर उधर किए वो आपको रिजेक्ट कर देंगे। तो आपको सेटल्ड करना बहुत जरूरी होता है मॉक इंटरव्यू के माध्यम से। हमने उसको घेरा, उसके बाद उससे पूछा, अच्छा ये बताओ, बिना पढ़े हुए पास किए हो? पास तो पढ़ के किए होगे ना, खूब मेहनत किए होगे। तो जब खूब मेहनत करके पास किए थे, वो जो इंस्पेक्टर थे इनकम टैक्स वाले, हमने पूछा कि अच्छा ये बताओ, कितना वैल्यूएबल टाइम आपने इस इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए दिया होगा? ऑफिस से आए होगे तो उसके बाद अपने बच्चों का, फैमिली का टाइम काट करके मेंस की तैयारी किए होगे, और तब सिलेक्शन हुआ है। और अब आकर के यहाँ पे ये इसी तरह का इंटरव्यू दिया जाएगा? माने नहीं कहा जाता है कि पहलवान जैसा, भाई पहलवानी का तरीका, ब्यूरोक्रेसी पहलवानी का जगह नहीं होता है। वहां पे कानून मारता है, वहां पे हाथ नहीं मारता है। जैसे कहा जाता है, बड़ा अच्छा, एक किसी ने कहा कि बिहार के बारे में, कोई शायद एसपी थे, किसी डीएसपी को या कुछ लोगों को बता रहे थे कि जो बल वाला जो पार्ट होता है वो केवल 10 सेकंड का होता है। आज के सोशल मीडिया के जमाने में जो भी आपको कोई लाठी डंडा हाथ हूथ चलाना है वो सिर्फ 10 सेकंड होता है। 10 सेकंड से 11वें सेकंड में जाएंगे तो कोई फोटो वीडियो बना लेगा। 10 सेकंड में जो करना है सो करके खत्म कर लो उसको, क्योंकि 11वें सेकंड में कोई मोबाइल ऑन हो जाएगा। और मोबाइल ऑन होकर के सोशल मीडिया में अगर गया तो किसी भी कानून में रोड पर लाठी चलाने की अनुमति नहीं दी गई है।
तो उसमें तो खैर ये दूसरा वाला जो एटिकेट वाला पार्ट है, अब उसमें क्या क्या हो सकता है। जो तीसरा वाला पार्ट है वो है वे ऑफ कम्युनिकेशन, कितना बोलना है, कब रुकना है। और वहां पे जैसे मान लीजिए, ये बहुत पहले की बात है, बिहार के एक सिंघम है मनोज पांडे, बिहार का सिंघम डीएसपी के रूप में कहा जाता है, 53-55 बैच का है सर मनोज। हमने इंटरव्यू की तैयारी के दौरान मनोज को बताया था कि देखो, हमेशा हर बार बताया कि बोर्ड इज ऑलवेज राइट, बोर्ड कभी गलत नहीं होता है। बोर्ड जो बोलेगा, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म छपरा में हुआ था, जी सर सॉरी सर मैं देख लूंगा, मैं इसको चेक कर लूंगा। आप ये नहीं बोलेंगे नहीं सर, आप गूगल में चेक कर लीजिए, लीजिए फोन, गूगल में चेक कर लीजिए, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बेगूसराय में हुआ था। ऐसा नहीं होता है, बोर्ड इज ऑलवेज राइट। बोर्ड हमेशा कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली, बोर्ड इज ऑलवेज राइट। जानबूझ करके पूछ रहे हैं तब भी, अनजाने में पूछ रहे हैं, अनजाने में गलत पूछ रहे हैं तब भी, बोर्ड हमेशा सही होता है, बोर्ड कभी गलत नहीं होता है। और वे ऑफ कम्युनिकेशन में क्या है, जी सर सॉरी सर मैं देख लूंगा सर। आपने कोई जवाब दिया नहीं नहीं, तो मनोज पांडे का हमको याद है कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पे उस जमाने में एक डीजीपी हुआ करते थे राज्यवर्धन शर्मा, वो पैनल में बैठे बोर्ड में थे और उन्हें प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पे कुछ कहा, और यूपीएससी की तैयारी किया हुआ कैंडिडेट जब वो गलत बोले, और कई बार पटना में ऐसा हो जाता है, पटना में इस बात के चांसेस रहते हैं कि जो चेयरमैन है, लेकिन अदरवाइज जो लोग हैं वो हो सकता है कि बिना प्रिपरेशन के आ जाएं और अपने बचपन का एक्सपीरियंस वो यहां यूज करेंगे। आप वेल प्रिपेयर्ड होके गए हैं, वो अपने बचपन का एक्सपीरियंस यूज कर रहे हैं, तो कॉन्ट्राडिक्शन के चांसेस बनता है। लेकिन उनको एहसास हो जाएगा, 2 मिनट के अंदर ही एहसास हो जाएगा कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। आपने उनका रिस्पेक्ट किया और उनको पब्लिक, उनकी जो गलती थी उसको पब्लिक डोमेन में नहीं आने दिया। तो उसने क्या किया, जैसे ही कुछ हुआ वैसे ही उसने बोला कि सर सॉरी सर मैं इसको तुरंत मनोज को ध्यान आया, आके बाद में बताया कि सर जैसे ही राजवर्धन शर्मा ने ऐसे किया, तुरंत आपकी बात हमारे ध्यान में आया कि इनकी बात को काटना नहीं है। हमने कहा कि सॉरी सर मैं देख लूंगा इसको। ऐसे ही और कई एग्जाम्पल हैं रामधारी सिंह दिनकर के कविता वगैरह पे, जो अभी गोपालगंज में एक राजन है, बैंक में उस समय काम करते थे, हिंदी ऑप्शनल था, और रामधारी सिंह दिनकर पे सब उल्टा उल्टा क्वेश्चन हो रहा था, और सॉरी सॉरी बोल के निकलते जा रहे थे, सॉरी सर मैं देख लूंगा, सॉरी सर मैं देख लूंगा। अपना जो था वो बोल देते थे, उसके बाद उधर से आए कि नहीं ये है, सॉरी सर मैं देख लूंगा। ऐसा नहीं कि अपना नहीं बता रहे हैं, जो पूछे तो अपना बता दिया, उन्होंने क्रॉस किया कि नहीं यू माने ये आंसर जो है रॉन्ग है, तो ऐसा नहीं था कि वो उसको गलत, उन्होंने उसको एक्सेप्ट कर लिया, जी सर। तो हमें फर्स्ट कम्युनिकेशन, वे ऑफ कम्युनिकेशन में क्या हो गया, कीवर्ड यहां पे क्या हुआ, बोर्ड इज ऑलवेज राइट, बोर्ड कभी गलत नहीं होता है, आप सॉरी बोल के। तो ये डूज एंड डोंट्स का पार्ट है। कौन सा हुआ, एक अपीयरेंस को लेकर के, दूसरा एटिकेट को लेकर के शिष्टाचार, और तीसरा ये वे ऑफ कम्युनिकेशन, कैसे बोलेंगे क्या क्या। तो एक पार्ट ये जो सेकंड जो क्वेश्चन था। जो थर्ड पार्ट है, थर्ड जो तीसरा क्वेश्चन आता है एकेडमिक, भाई यहीं से शुरू ही होगा आपका इंटरव्यू। ये तो तीनों इंटरव्यू का ये तो क्या कहा जाए, ये डिस्कशन का, ये जो तीनों बातें हमने अभी बताई आपको, डूज एंड डोंट्स वाला, ये डिस्कशन का विषय नहीं है, ये ऑब्जर्वेशन का विषय है। बोर्ड आपको ऑब्जर्व कर रहा है और आपको अपने खुद इसको तैयार करना है, जिससे कि बोर्ड एक पॉजिटिव ऑब्जर्वेशन ले। लेकिन ये तीनों ठीक रहेगा, उसके बाद असली इंटरव्यू शुरू होगा। जो आप जाएंगे तो पूछा जाएगा कि आपका ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट क्या था, तो फिजिक्स, ऑप्शनल क्या है, हिंदी लिटरेचर। होगा क्वेश्चन, भाई आपने क्यों चेंज किया, क्यों चेंज किया, तो यहां से कहानी स्टोरी शुरू होता है। उसके बाद वो दोनों डायरेक्शन में चले जाएंगे, फिजिक्स के डायरेक्शन में भी जा सकते हैं, हिंदी लिटरेचर के डायरेक्शन में भी जा सकते हैं, और ढेर सारे क्वेश्चन पूछ सकते हैं वहां पे एकेडमिक वाले पे। उसके बाद तो एक जो नॉलेज वाले पार्ट पे जब आते हैं, तो फर्स्ट आ जाता है आपका सब्जेक्ट ऑफ ग्रेजुएशन का जो सब्जेक्ट है, और दूसरा आपका ऑप्शनल क्या है। ये दोनों का आपको अच्छा खासा नॉलेज रखना पड़ेगा। लेकिन अच्छी बात बीपीएससी के साथ ये है कि वहां पे वो पिक, माने जैसे नहीं कहा जाता है कि उसको क्या बोलते हैं, क्वेश्चन जो पिक फायर मोड में जो क्वेश्चन आते हैं, रैपिड फायर वाले जो क्वेश्चन आता है रैपिड फायर मोड में, ये भारत के समय, भारत बताइए, भारत माने विधि दिवस भारत में कब मनाए, व्हेन द लॉ डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया,
भारत में विधि दिवस, भारत के प्रस्तावना में कौन, प्रियम्बल में कौन कौन से वर्ड को 42nd अमेंडमेंट से जोड़ा गया, ज्यादा टाइम आपको नहीं देते हैं वो। तो इसलिए अच्छी बात यह है कि चाहे आपका ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट और चाहे आपका ऑप्शनल, उसका एक जो कहा जाए इन डेप्थ के बदले, कंसेप्चुअल के बदले, जैसे कई बार हमने देखा पटना में एक आध दो मॉक कभी देखने को मिला यूट्यूब पे, लोग क्या करते हैं कि 2-3 बैठे रहते हैं और बैठे रहते हैं, एक क्वेश्चन पूछ दिया कि अच्छा बताइए भारत के इतिहास में वैशाली का क्या महत्व है, और आप बोल रहे हैं वो 5 मिनट तक चाय पी रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि पूछ दिया कि भारत के इतिहास में वैशाली का क्या महत्व है, और आप बोल रहे हैं 5 मिनट तक चल रहा है वो इंटरव्यू, एक क्वेश्चन का जवाब। बीपीएससी ऐसा नहीं होता है, वो 15 से 20 मिनट के बीच में आपका इंटरव्यू चलेगा और उसमें 25 से 30 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, और आपको जैसे कहा जाता है कि आंसर, क्वेश्चन आंसर की प्रक्रिया में और भी बीपीएससी में आपको जो बेस्ट पार्ट है उसको पहले बोलना होता है। ठीक है, तो जैसे मान लो यही क्वेश्चन हुआ कि भारत के इतिहास में वैशाली का क्या महत्व, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ वैशाली इन इंडियन, ठीक है, इंडियन हिस्ट्री या वर्ल्ड हिस्ट्री, तो आप बता देंगे कि वहां से विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली से शुरू होता है। हमने जो इस क्वेश्चन का जो बेस्ट पार्ट है उसको सबसे पहले बताया, और उसके बाद वहां से जो 3 वो थे, जो महाजनपद, जो कौन सा है, बज्जी महाजनपद था, उसमें 3 जनपद थे, उसमें एक वैशाली था, वैशाली में ये था वो था, ये सब बाद की बातें हैं। बीपीएससी के बोर्ड, बीपीएससी में आपसे सेकंड क्वेश्चन हो सकता है, सेकंड लाइन की जरूरत ही ना पड़े। ठीक है, तो ये जो एकेडमिक वाले में जाते हैं तो 2 पैर वहां से निकलता है, एक पैर निकलता है ग्रेजुएशन का और दूसरा पैर निकलता है ऑप्शनल का, और वहां पे इन आपसे ढेर सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ओरिएंटल कवरेज आपका होना चाहिए, जो बीपीएससी पीटी में जिस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस लेवल का नॉलेज आपके पास होने चाहिए। बीपीएससी पीटी में जो क्वेश्चन आता है उस लेवल का, उसमें कोई कोर कसर, मान लीजिए दीप्ति मैम का बोर्ड होगा तो उसमें मान लीजिए पॉलिटिकल साइंस अगर आपका ऑप्शनल है, वो ढेर सारे कॉन्स्टिट्यूशन पे क्वेश्चन पूछेंगे, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में कभी भी ये नहीं पूछेंगे वन नेशन वन इलेक्शन, और इसमें इसका क्या निगेटिव पॉजिटिव ये वो 2-1, अगर पूछती भी हैं तो उसमें दोनों में एक सेंटेंस में आपको एक प्लस और एक लिमिटेशन आपको बता के छोड़ देना होगा। वहां से मैम इसके लिए जो पूर्व राष्ट्रपति हैं उनके नेतृत्व में कमेटी बनाई गई है। वट एवर सजेशन दिस कमिटी विल गिव, अकॉर्डिंगली गवर्नमेंट विल टेक डिसीजन। ठीक है, तो इस तरीके से तो हमने बताया आपको कि जो नॉलेज वाला पार्ट है उसमें 2 पैर एक जगह बन गया। उसी का जो सेकंड जो पार्ट है वो सेकंड पार्ट है कंटेम्प्ररी, और बीपीएससी में खूब सारे कंटेम्प्ररी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब ये फिजिक्स से और हिंदी साहित्य से जब आगे बढ़ेंगे तो वो कंटेम्प्ररी पे आएंगे, और कंटेम्प्ररी पे एक मेंबर जब आएंगे तो वहां पे कंटेम्प्ररी 3 होता है, नेशनल, इंटरनेशनल और बिहार। ठीक है, तो नेशनल में जैसे मान लीजिए नेशनल में हो रहा है G20 हुआ, अब वहां पे सीधा सीधा होगा कि आप बताइए G20 का क्या आउटकम रहा, व्हाट इज द बेस्ट आउटकम ऑफ G20 समिट इन दिल्ली फॉर इंडिया। भारत के लिए G20 का बड़ी सारी चीजें हुई। एक दूसरा क्वेश्चन आ गया, मान लीजिए आपसे उन्होंने पूछ दिया कि G20 का जो अभी सम्मेलन भारत में हुआ इसका बिहार से क्या संबंध है, व्हाट इज द रिलेशन ऑफ दिस G20 ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, ठीक है, विद बिहार। अब आपका कॉमन सेंस अब यहाँ पे काम करेगा, नॉलेज काम करेगा कि बिहार से, क्योंकि आप जानते हैं कि L20 लेबर 20 वाला सम्मेलन पटना में हुआ था। अब प्लस यहाँ पे जब उसके लिए डिनर के लिए बुलाया गया था, सारे लोगों को डिनर के लिए बुलाया गया था, तो नालंदा महाविहार की सारी चीजों को बैकग्राउंड में प्राइम मिनिस्टर ने हर को नालंदा महाविहार के बारे में इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, जो कि बिहार की भारत की और बिहार की विश्व की एक बहुत मजबूत विरासत है। विश्व का पहला रेसिडेंशियल जो महा यूनिवर्सिटी है वो नालंदा है, और उससे प्रधानमंत्री ने सारे नेताओं को, अगर अब आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड काम करता है, वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं ऐसा। ठीक है, फल्गु नदी में पानी कहां से कैसे पहुंचेगा, जैसे पिछली बार किसी का इंटरव्यू हो रहा था तो उसके क्वेश्चन में देख रहे थे, पूछा गया फल्गु नदी में पानी कहां से पहुंचेगा, बिहार में कौन कौन से नदियों को जोड़ने के लिए काम विचार किया जा रहा है या काम किया जा रहा है। ये बिहार में बाढ़ की कौन कौन से जिले बाढ़ से प्रभावित हैं, और इस बाढ़ का कारण क्या है और इसके समाधान का उपाय क्या है, समझ में। तो इस तरीके से जाते हैं। तो ये आपसे जो कंटेम्प्ररी इशूज है, चाहे वो नेशनल हो, चाहे इंटरनेशनल हो, चाहे बिहार हो, उस पर वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं इशूज बेस्ड, और आपको उसका जवाब देना पड़ेगा 1-1, 2-2 सेंटेंस में। यूपीएससी का इंटरव्यू होता है, आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा और उसका यूक्रेन रसिया वार खत्म क्यों नहीं हो रहा है,
क्यों खत्म ये नहीं हो रहा है? भारत का जो स्टैंड इसके ऊपर है, आप इस पे, या G20 का जो डिक्लेरेशन था, जो इसका जो डिक्लेरेशन था, उस पे भारत की सहमति, भारत ने किस प्रकार सहमति बनाने में, आपको इन डिटेल एग्जांपल दे दे के बताने पड़ेंगे। और वो 40-45 मिनट इंटरव्यू चलता है। और बीपीएससी में आप समझ रहे हैं 20 कैंडिडेट का 10 बजे से शुरू होगा और साथ में 5-6 बजे तक चलेगा। तो इतने देर में बीच में 1 घंटे का ब्रेक भी होगा, इतने देर में 15-20 मिनट से ज्यादा का इंटरव्यू नहीं चलेगा। तो उसमें ये जो रैपिड फायर मोड में ही इंटरव्यू होगा। आपको जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका जो बेस्ट पार्ट है वो उसको पहले बोलना पड़ेगा, और ये आपके प्रिपरेशन पे डिपेंड करेगा। ठीक है। जो तीसरा उसी में आता है, जो थर्ड इस क्वेश्चन आंसर सेशन में, वो आ जाता है कि जैसे हॉबी, उसी इंटरव्यू के पार्ट का एक नॉलेज वाले पार्ट में हॉबी का हो जाता है। भाई जो आपका हॉबी है उस पर आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। मेरा सजेशन इसमें यही होता है कि अगर आप एकेडमिकली स्ट्रांग हैं तो हॉबी थोड़ा कैजुअल रखिए, और एकेडमिकली थोड़े कमजोर हैं तो हॉबी थोड़ा इंटरेस्टिंग रखिए। क्योंकि हॉबी इंटरेस्टिंग रहेगा तो जैसे कहा जाता है ना कि बॉक्सिंग वाला जो रिंग होता है या रेसलिंग का जो रिंग होता है, उसमें मार्क्स केवल 0 और 100 नहीं मिलता है, उसमें एफर्ट पर भी मार्क्स मिलता है। बॉक्सिंग में आप किस तरह से पंच, उस पर भी पॉइंट्स देखते होंगे जुड़ता है। ऐसा नहीं होता कि बॉक्सिंग में एकदम से गिरा दिया तभी जाकर के मार्क्स मिलता है। तो उसी तरह से ये जो इंटरव्यू चल रहा है उसमें हर पार्ट पे इंटरव्यू आप मार्क्स गेन कर रहे हैं। तो जब हॉबी वाला पार्ट आया तो वहां से भी मुझे कुछ या तो मार्क्स लेना है, या तो उसको पता चला कि वो आए और बिना मार्क्स दिए हुए बाउंस कर जाए तो इसका मतलब 90 से घटा देगा वो। भाई 90 जो 90 प्लस आ रहा है तो सब जगह से जुड़ के आ रहा है। आपके अपीयरेंस से आ रहा है, आपके एटिकेट से आ रहा है, आपके वे ऑफ कम्युनिकेशन से आ रहा है, आपके नॉलेज से आ रहा है, सब जगह से वो आ रहा है। तो हॉबी वाले पार्ट में जब जाएंगे और वहां से आपने मेहंदी आर्ट जैसे आपने बोल दिया, आपने म्यूजिक का बोल दिया, आपने क्रिकेट खेलना बोल दिया, आपने कोई और इस तरह टूरिज्म को लेकर के बोल दिया, कुछ इस तरह खाना बनाना आपने बोल दिया, आपने बुक रीडिंग बोल दिया, आपने गार्डनिंग का बोल दिया। तो जब भी इस तरह का कुछ बोले, फोटोग्राफी आपने बोल दिया, ठीक है, तो उस पर फिर आपको प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा। और कोशिश ये करनी चाहिए कि हॉबी थोड़े इंटरेस्टिंग हो। जैसे नहीं होता है डेकोरेशन, जो वेस्ट मटेरियल से डेकोरेशन, इस तरह की चीजें भी होती हैं। वो जो भारती राज की बात करता हूं, भारती राज का हॉबी क्या था? फेस रीडिंग। उसका हॉबी था फेस रीडिंग। हमने कहा तो बड़ा इंटरेस्टिंग हॉबी है भाई। अब बताओ हम लोग अभी तुम्हारे बारे में क्या सोच रहे हैं? तो वहां होगा कि सर आप लोग सोच रहे हैं कि मेरा सिलेक्शन जरूर करवा देना है, मेरा सिलेक्शन जरूर करना है। ठीक है, फेस रीडिंग माने लाइटर मोड में जाते हैं तो ये, और वो अगर सिंसियर मोड में, सीरियसली सिंसियर मोड में जाते हैं तो आपका फेशियल जो हाव भाव है उससे आपका रीड किया करना। ठीक है, तो ये इसमें से आता है। कई बार एस्ट्रोलॉजी होता है हाथ देखना, कई बार होता है कुंडली, किसी का भी कुंडली, किसी का हाथ उठा के देखना हमको अच्छा लगता है। बहुत सारे जैसे अब नेटफ्लिक्स वगैरह पे है कुछ वीडियो वगैरह, कुछ पर्टिकुलर टाइप के ब्लॉग लिखना आपका हॉबी हो सकता है। जब भी खाली होते हैं तो कोई ब्लॉग लिखते हैं। योगा आपका हॉबी हो सकता है, मेडिटेशन आपका हॉबी हो सकता है, बच्चों को पढ़ाना आपका हॉबी। प्रोफेशन और हॉबी दोनों एक नहीं हो सकता। आप टीचर हैं तो साइकिल चलाना आपका हॉबी नहीं हो सकता। ठीक है, ये आपका हॉबी नहीं हो सकता। तो इस तरह से हॉबी, तो आप जो भी आपको लगे, आपको हॉबी रखने का मन करे तो हॉबी को रखिए, और रख करके उसके बारे में अच्छे से प्रिपरेशन करिए। ठीक है, तो एकेडमिक क्वेश्चन आंसर वाले में हमने 3 बताया। कौन कौन सा? एक बताया क्वालिफिकेशन से रिलेटेड ऑप्शनल, दूसरा बताया कंटेम्प्ररी, और तीसरा बताया हॉबी। ये तीनों में नॉलेज की जरूरत होगी। जो फोर्थ, जो उसके बाद एक आता है पार्ट, वो होता है कि प्रेजेंट ऑक्यूपेशन। गैप नहीं चलता है। कई लोग तो भाई बैंक में हैं, कई लोग मान लीजिए सॉफ्टवेयर में हैं, काम सॉफ्टवेयर कंपनी में है, कई लोग रेलवे में हैं, कई लोग आर्मी में हैं। तो वो तो भाई आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, और हो सकता है कि ढेर सारा क्वेश्चन पूछा जाए वहां से। जैसे कहा फिजिक्स और हिंदी साहित्य पे क्वेश्चन पूछा जाएगा, वैसे ये भी एक चैप्टर है। हॉबी पर भी एक पॉइंट हुआ, कंटेम्प्ररी भी एक पॉइंट हुआ जिस पे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये भी एक क्वेश्चन पूछने का जगह हुआ। प्रेजेंट ऑक्यूपेशन, क्या करते हैं आप? तो जो खाली हैं, जिनके साथ गैप ईयर वाली बात है, तो लर्निंग अर्निंग चलता है। अब के डेट में कई बार थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन होता था। ऑडिटर का हम लोग इंटरव्यू ले रहे थे तो हमने वीडियो में बताया कि अधिकांश लोग आके, लेकिन ऑडिटर का पोस्ट चूंकि पद बहुत छोटा था तो हम बहुत ज्यादा सीरियस उसको लेकर के, अब क्या सुझाव दें। तो ऑडिटर वाले में लोग, बहुत सारे लोग लेकिन बोल जाते थे कि सर मैं तैयारी पीछे 4 साल से तैयारी कर रहा हूं, 5 साल से तैयारी कर रहा हूं। लेकिन ये वाले इंटरव्यू में ये नहीं चलेगा। बीपीएससी 67 के इंटरव्यू में ये गैप ईयर नहीं चलेगा। आप कहीं ना कहीं कुछ करते हैं,
और नहीं करते हैं तो यह आपका लेजीनेस है। आज के डेट में इतना टाइम जरूरत नहीं है। बीपीएससी 67 का एग्जाम, मेंस का एग्जाम तब हुए कि 1 साल 1.5 साल हो गया भाई। अब तब से क्या कर रहे थे आप? तो ये बैठना, ये गुजराती पंजाबी ये सब जो बैठते नहीं है, ये आप गांव में खेती करा रहे थे अपने पिताजी के साथ। सर मेरे यहाँ सब्जी की खेती होती है, मैं सब्जी की खेती में भागीदारी अपने पिताजी को सहयोग करता था। मेरा गांव में दुकान है, मैं उस दुकान चलाता था। मेरे यहाँ लाइब्रेरी में चलाता था। मैं कुछ करता था। मैं क्वेश्चन पेपर बनाता हूँ कोचिंग में, किसी एसएससी बैंक पीओ के कोचिंग में मैं पढ़ाता हूँ, मैं पॉलिटी पढ़ाता हूँ, मैं ज्योग्राफी पढ़ाता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं कुछ करता हूँ, मैं खाली नहीं हूं। एक गैप ईयर नहीं चलेगा, ध्यान रखिए इस बात को। गैप ईयर अननेसेसरी एक निगेटिविटी क्रिएट कराएगा। और फिर हमने कहा कि 90 मार्क्स जब ऐड होगा ना, तो वहां ये सब बातें मैटर करेंगी। 5 नंबर भी अगर खराब कराया तो जोखिम बढ़ जाएगा। हमें 1 नंबर भी लूज नहीं करना है। हमें ऐसा अपने इंटरव्यू को प्लान करना है जिससे 1 नंबर भी मेरा लूज ना होने पाए। कहा जाता है ना, प्लान करना, इंटरव्यू का टोटल प्लान कैसे करना है, एकदम स्ट्रेटजी के साथ प्लान करके उसमें अपीयर होने जा रहे हैं, जिससे कि कहीं से मार्क्स घटने के चांसेस ना बने। जो मेरे हाथ का है, कुछ चीजें मेरे हाथ का नहीं है। अब वो क्या क्वेश्चन पूछेंगे वो मेरे हाथ का नहीं है, लेकिन हाँ मैं प्रिपरेशन करके जाऊंगा। क्वेश्चन टकरा गया तो अच्छी बात है, नहीं टकराया तो, लेकिन नहीं टकराने का कोई प्रश्न ही नहीं होता है। जनरली एक आध क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन पूछे जाएगा, 1-2 क्वेश्चन ऐसा हो सकता है जो ना टकराए या आपको याद ना हो, आप सॉरी बोलना पड़ जाए। अदरवाइज में जो आप किसी का जो इंटरव्यू का उनका जो ये जो बुकलेट आपको शेयर किया गया है, ग्रुप में डाला गया है, आप उसमें पलट के देखो, आप खुद ही उस सारे क्वेश्चन का जब रिप्लाई करने जाएंगे तो 80% क्वेश्चन का जवाब आपको आता है। ठीक है, और आप जब प्रिपरेशन करके जाएंगे तो वो भी जो थोड़े बहुत कम पड़ेंगे वो भी सब ठीक हो जाएगा अगले 20-25 दिनों के अंदर में। मैंने कहा जाता है ना कि जो बायोडाटा की जरूरत है उसके अनुसार आप रेडी हो जाएंगे, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो एक होता है पोस्ट के अकॉर्डिंग, और फिर एक और आता है ये जो कहां पे आपका प्रेजेंट ऑक्यूपेशन के अकॉर्डिंग। फिर एक और पॉइंट आता है जहां पे आपसे उम्मीद की जाती है कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो होगा हाइपोथेटिकल क्वेश्चन। ठीक है, आप कहीं डीएसपी के रूप में जहां पे आप पोस्टेड हैं, वहीं पे किसी होटल में किसी बच्चे को काम करते हुए आप देखते हैं, क्या करेंगे आप? ठीक है, आप कहीं जा रहे हैं, 2-4 लोग आपस में झगड़ा कर रहे हैं, आप कैसे उसमें से लोगों को गिरफ्तार करेंगे, अरेस्ट करेंगे, क्या आपका प्रोसीजर होगा? नहीं, डीएसपी के क्या गुण होते हैं? आपने फर्स्ट प्रायोरिटी डीएसपी भर रखा है, डीएसपी के क्या गुण होने चाहिए? क्लियर है? उसी तरह से आप में डीएसपी बनने के क्या गुण हैं? किसी क्षेत्र में आपके एसडीपीओ के रूप में पोस्टिंग होता है, आप पहले के एसडीपीओ की तुलना में क्या बेटर करेंगे, क्या डिफरेंट करेंगे? पुलिस प्रशासन में सुधार के लिए पुलिस प्रशासन की पूरी हायरार्की नीचे से कांस्टेबल से लेकर के ऊपर तक का बताएं। ठीक है, पुलिस किस कानून के आधार पर काम करती है? क्लियर है? पुलिस रिफॉर्म के लिए क्या क्या किया जा रहा है? पुलिस प्रशासन में, पुलिसिंग में कौन कौन से मॉडर्न टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जा रहा है? तो जो आपका पोस्ट प्रायोरिटी है, आपने बीएएस को, बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस को भर रखा है, तो बीएएस से रिलेटेड, सब डिवीजन से रिलेटेड, डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड, एक सब डिवीजन में कौन कौन से डिपार्टमेंट्स होते हैं, कहां कहां आपकी नियुक्ति हो सकती है, आप सिविल सर्विसेज में क्यों आना चाहते हैं, व्हाट इज द पर्पस ऑफ, आपको क्यों लगता है कि आपका सिलेक्शन इस पोस्ट के लिए किया जाए, ऐसे कौन कौन से 5 आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट हैं, 5 आपके कौन से निगेटिव पॉइंट्स हैं। तो ये एक पार्ट होता है मिसलेनियस या हाइपोथेटिकल, ये भी एक प्रिपरेशन। इतना ही टोटल आपका बायोडाटा बनता है। जब आप जा रहे खूब अच्छे से कपड़ा पहन करके, आप अच्छे तरीके से आए हैं, 20 किए हैं, परमिशन लेकर के आप बैठे हैं चेयर पर, आप अब बातचीत शुरू कर रहे हैं, हाथ आपका कम मूवमेंट में है, सिर आपका कम मूवमेंट में है, ठीक है, और आप वहां पे अब रेडी हैं बातचीत करने के लिए। तो जब ये जो फर्स्ट डूज एंड डोंट्स वाला पार्ट कर लिया, अब उसके बाद रेडी हैं, तो रेडी हैं तो टोटल वहां पे 5 पार्ट बन रहा है। कौन कौन से? एकेडमिक, कंटेम्प्ररी, हॉबी, पोस्ट, प्रेजेंट ऑक्यूपेशन और मिसलेनियस क्वेश्चन, हाइपोथेटिकल या पोस्ट या सुटेबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन। तो ये 5 एरियाज बनता है, और 5 एरिया से रिलेटेड अगर आपके पास एक डायरी है, एक कॉपी है, और ये 5 एरिया से जुड़ा हुआ जो बुकलेट आपको दिया गया है, उसमें से आप अपने लिए क्वेश्चन अगर उसमें से छांट लेते हैं, मान लीजिए 20-25 क्वेश्चन, एक मान लीजिए आपका ज्योग्राफी है, ऑप्शनल ज्योग्राफी, ग्रेजुएशन में भी ज्योग्राफी है, ऑप्शनल भी ज्योग्राफी है, ग्रेजुएशन में कंप्यूटर साइंस है, ऑप्शनल ज्योग्राफी है, ग्रेजुएशन में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, ऑप्शनल आपका कुछ और है।
तो इससे रिलेटेड, दोनों से रिलेटेड जितना फर्स्ट पार्ट में जितना ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आंसर नहीं, क्या होगा फर्स्ट पार्ट में क्या करेंगे, और वहां पे क्वेश्चन इसलिए क्योंकि दो पार्ट है, ठीक है। एक तो ये दो, एक पार्ट था 67th और 69th वाला, दूसरा पार्ट था ये आपका डूज एंड डोंट्स वाला, तीसरा पार्ट था ये एकेडमिक, ये जो क्वेश्चन आंसर नॉलेज वाला, और एक चौथा पार्ट आ जाता है कि ये नॉलेज वाले कैसे प्रिपरेशन, हाउ टू प्रिपेयर माई सेल्फ फॉर इंटरव्यू। वो जो डी डेट है उस डेट के अकॉर्डिंग, तो अब उसमें ध्यान रखिए उसके दो तरीके होते हैं, एक होता है इंट्रापर्सनल और एक होता है इंटरपर्सनल। इंट्रापर्सनल मतलब क्या, खुद से, ठीक है, आप अपने साथ 24 आवर रह रहे हैं। 24 हमने बताया था जैसे कि अभी के टाइम पे क्या होता था, पहले लोग क्या करते थे कि जब इंटरव्यू देते थे, देने के टाइम पे एक छोटा सा डायरी रखते थे और एक छोटा सा पेंसिल रखते थे, क्योंकि आपका माइंड सब समय काम कर रहा है। और कई बार ऐसा होगा कि क्वेश्चन आएगा, जैसे जो हमने बायोडाटा आपको खींचा, ये सारे से रिलेटेड आपके दिमाग में क्वेश्चन आएंगे और आप ये सोचेंगे कि आपको कल भी याद रहेगा। ये अपने साथ अत्याचार है, किसी को याद नहीं रहता है। तो लोग क्या करते थे, क्या किया जाता था उस समय, उसको पेंसिल से, छोटे वाले पेंसिल से उसको नोट कर देते थे। आपके डेट में वो पेंसिल वगैरह नहीं चलता है, आपके डेट में क्या चलता है, मोबाइल हाथ में है, फट से उसका वॉइस रिकॉर्ड कर दिया, एक इंटरव्यू ग्रुप बनाया ए और बी को, आजकल तो अकेले का भी व्हाट्सएप ग्रुप बन जाता है, ए और बी को जोड़ा, हेलो हाय करके बी को उसमें से निकाल दिया, ग्रुप आपका हो गया, और उसका नाम क्या है, इंटरव्यू ग्रुप, इंटरव्यू बीपीएससी इंटरव्यू 67। और आपने क्या किया, जब जो दिमाग में आपके आ रहा है वॉइस रिकॉर्ड कर दे रहे हैं, 50 रिकॉर्डिंग वहां पे रहेगा आपका, जब मर्जी तब उसको क्लिक कर करके सुन लीजिए। लगता है कि यूजलेस हो गया, डिलीट कर दीजिए, रहने दीजिए उसको, उसमें इंटरव्यू के दिन तक रहने दीजिए उसको। तो कहा जाता है कि तो ये हुआ कि 24/7 आप अपने साथ रह रहे हैं, तो 24/7 अपने साथ, मान लो सोया, अभी नींद नहीं आई है, तब तक 2-4 बातें आ गई, जग गया, जग के फिर रिकॉर्ड कर दिया उसमें, फिर सोया। क्लियर है? तो इससे क्या होगा, आपके पास एक स्ट्रॉन्ग डेटाबेस रहेगा, क्योंकि इंटरव्यू आपका इंटरव्यू है, आपके रिलेटेड, ठीक है। पीटी ज्यादा चैलेंजिंग है, उसमें 10 तरह की चीजें हैं, इंटरव्यू आसान है। इंटरव्यू को सेप देना, अब कहा जाता है, कई बार लोग ये सोचेंगे कि अपीयरेंस में, मेरा अपीयरेंस खराब है, मेरा वो है। हमने तो बताया तो कि एक इंटरव्यू था, हमने पूछा कि ये नक्सली बन के क्यों घूम रहे हो, बाद में जब देखा, जब सिलेक्शन के बाद तो एकदम हीरो जैसा। तो आप, कहा जाता है ना, मेकिंग अप नहीं हो सकता। कई जगह पे इंटरव्यू देने जाओगे, लोग लगेंगे मेकिंग अप करने, दो तरह होता है, मेकिंग अप और सेपिंग अप। इंटरव्यू इज द प्रोसेस ऑफ सेपिंग अप, इट्स नॉट अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग अप। आप अपने आप को नए सिरे से बना नहीं सकते। आप क्या कर सकते हैं, आप अपने आप को सेव कर सकते हैं, आप अपने बोलने के तरीके को सेव कर सकते हैं, अपने दाढ़ी को सेव कर सकते हैं, अपने दांत को ठीक कर सकते हैं, अपने बाल को ठीक कर सकते हैं, अपने कपड़े को ठीक कर सकते हैं। ये इसको बोला जाता है सेपिंग अप। कोई कहे कि नहीं नहीं, तुम हमारी पर्सनालिटी को ओढ़ लो, क्योंकि तुम्हारी पर्सनालिटी यूजलेस है, बेकार है, तो इसका मतलब है कि वहां सुन लीजिए और वहां से चुपचाप हट लीजिए। कॉन्फिडेंस खराब कर देंगे लोग। एक और होता है कि लास्ट में जब एक बार आपको लगे कि मेरे बायोडाटा के अकॉर्डिंग मेरा इंटरव्यू सेप ले लिया, नाउ आई एम रेडी, ठीक है, तो फिर उसको जाकर के किसी से छिड़वाया नहीं जाता है। नहीं होता बर का छत्ता, वो जो है उसको जाकर के उसको डंडे से खोद दिया, फिर सारा बिखर जाएगा। और फिर माइंड को सेटल्ड करके मौके इंटरव्यू में जाने में देर लग जाएगा। कुछ कुछ क्योंकि दिमाग है, ये माने दिमाग है, दिमाग पे असर करेगा। ये सारा गेम दिमाग का गेम है, ठीक है। तो जैसे इसका, इसलिए बात बता रहा हूं कि पिछली बार लोगों ने क्या किया कि यहां से सब कुछ, हम लोगों ने क्या किया कि प्रॉपर तरीके से चीजों को सेप दे देते हैं, ऑप्शनल का, इसका, उसका, जो भी मिसलेनियस है सब, मॉक इंटरव्यू वगैरह तरीके से एक माइंड दिमाग के साथ दे देते हैं सेप। और लोग क्या किए, पिछली बार 2-3 लोग थे ऐसा कुछ कि बिहार में चले गए रहने के नाम पे, पटना में हज भवन में रहने की व्यवस्था थी, होती है शायद, और वहां पे वो लोग इंटरव्यू भी कराते हैं। और वहां पे जो इंटरव्यू कराया, उन लोगों ने क्या किया कि जो कैंडिडेट था बेचारा, बाद में हुआ भी नहीं उसको जा करके उन्होंने मैंने छिन्न भिन्न कर दिया। छिन्न भिन्न का मतलब ये हुआ कि जैसे आप गए इंटरव्यू देने के लिए, 3-4 लोग बैठे हुए हैं, जो मन किया सो आपसे पूछ दिया, और जो मन किया सो पूछ दिया, आप उसके लिए तैयार थे नहीं। और उसका पता चला कि भाई क्वेश्चन कैंडिडेट को फंसाने के नाम पे कि तुम्हारा प्रिपरेशन नहीं है, तुम अब हमारे पास नहीं आए, तुम्हारी बहुत बड़ी गलती थी, इसके लिए हम, अब पता चला कि अब 4 घंटे, अब 2 दिन का टाइम बचा हुआ है। तो 2 दिन में क्या किया आपने, हमारा जो सेटल्ड था उसको आपने बिगाड़ दिया, और आप उसको सेफ तो दे नहीं पाएंगे क्योंकि टाइम नहीं है अब।
तो उसमें क्या होता है कि अगर आप बिगाड़ रहे हैं उसमें बर के छत्ते में अगर, तो उसको फिर बसाने का भी क्षमता आपके अंदर में होनी चाहिए, माने सेप देने की क्षमता भी होनी चाहिए। सेप आप दिए नहीं, हमारा जो था उसको आपने बिगाड़ दिया। अब बिगाड़ना 2 मिनट का 5 मिनट का काम है बिगाड़ना। हम ऐसी ऐसी चीजें आपसे 5 को क्वेश्चन पूछेंगे कि आपका कॉन्फिडेंस खराब हो जाएगा कि जब मेरा तो कोई प्रिपरेशन ही नहीं है, मेरा तो बोलने का तरीका खराब है। कोई कुछ बोल देगा कि ऐसे ऐसे जाके करिए, कुछ कोई बोल देगा कि नहीं आप नमस्कार करिए, कोई बोल देगा गुड मॉर्निंग करिए, कोई कुछ बोल देगा, कोई बोला कुछ मत करिए, ठीक है, कोई जाके हाथ बढ़ाए हाथ मिलाइए, पता क्या क्या बोल देंगे। जमीनी वास्तविकता का है नहीं, बिहार का बी नहीं जानते हैं। आप आईएएस के पैटर्न पे बीपीएससी का इंटरव्यू नहीं हो सकता। हमने बताया कि बीपीएससी में आईएएस में 15 क्वेश्चन पे हो सकता है इंटरव्यू 45 मिनट चल जाए, बीपीएससी के 15 मिनट में 25 क्वेश्चन होगा। तो बीपीएससी का इंटरव्यू का तरीका यूपीएससी के इंटरव्यू के तरीके से नहीं हो सकता, ठीक है। इसलिए मैंने जो कहा जाता है स्मार्टनेस का मतलब क्या होता है, जैसा देश वैसा भेष, जैसी जरूरत है उसके अनुसार अपने आप को सेव किया। यूपीएससी की जरूरत थी तो यूपीएससी के अनुसार सेव दिया, बीपीएससी की जरूरत है तो बीपीएससी के अनुसार सेव दिया, ठीक है। और इस तरीके से अपने पूरे इंटरव्यू को एक सेप दे करके कोशिश हमारी यही होनी चाहिए कि कई बार जैसे हमने कहा प्रिपरेशन 2 आधार पे होगा, इंट्रापर्सनल मोस्टली आप अपने साथ हैं। जैसे इंट्रापर्सनल में आपको मोबाइल मान लीजिए सामने रख दिया, एक क्वेश्चन पेपर सामने रख दिया और उसमें से एक क्वेश्चन उठाया और उसको बोला, और उस बोलने में आपका मोबाइल में रिकॉर्ड हो रहा है या आपका खुद का सबकॉन्शियस बोल रहा है कि क्वेश्चन जो था भाई आपको एसडीएम के रूप में क्यों आपका चयन किया जाए, आप इसका रिप्लाई कर रहे हैं। तो कहा जाता है कि वे ऑफ कम्युनिकेशन, बोलने का तरीका, कंटेंट माने डेप्थ ऑफ कंटेंट, सीक्वेंस ऑफ कंटेंट, भाई कंटेंट को जो बोलना चाहिए उसका क्रम क्या है। जैसे होता है ना कि आपको भाई क्यों आपका बीपीएससी में सिलेक्शन किया जाए, तो होता है ना कि सबसे इसमें कई तरीके हो सकते हैं। एक तरीका यह हो सकता है कि वहां से इससे मेरी बेरोजगारी दूर हो गई, अभी मैं अनएम्प्लॉयड हूं, अगर मेरा सिलेक्शन हो जाता है तो मेरा बेरोजगारी दूर हो जाएगा। दूसरा इसमें आता है कि मेरा फाइनेंशियल सिक्योरिटी हो जाएगा। तीसरा इसमें हो जाता है कि चॉइस ऑफ माई, इट्स ए चॉइस ऑफ माई, इट्स माई चॉइस, मेरा डिजायर्ड पोस्ट है, मेरे चॉइस का पद है ये। जैसे कई बार नहीं होता है कि भाई रोजगार के नाम पर मैं रोजगार करने नहीं आया हूं, ये मुझे अच्छा लगता है, ठीक है। तीसरा होता है कि समाज सेवा करने का मौका मिलेगा। क्लियर है। अब ये 4 पॉइंट है। अब 4 पॉइंट को कैसे मैं सीक्वेंसिंग करूं, तो एक जांचने का तरीका क्या हुआ कि हमने कितने पॉइंट्स इसके पक्ष में दिया, बीपीएससी में आपका क्यों सिलेक्शन किया जाए इसके पक्ष में हमने कितने पॉइंट्स दिया। एक बात हुआ, ये पॉइंट्स जो दिया उसका सीक्वेंस कैसा था। सबसे पहले पैसा नहीं बोलेंगे, अब समाज सेवा भी नहीं बोलेंगे, ये बहुत लेजी रिप्लाई है, हर आदमी यही बोलेगा जाके। तो भाई मुझे तो थोड़ा डिफरेंट होना है ना वहां पे, और आपके बोलने के तरीके से, आपके आर्गुमेंट से आपके फेयरनेस ऑफ पर्सनालिटी निकलता है। मुझे 60 नंबर नहीं लेना है, मुझे 80 नंबर नहीं लेना है, मुझे 95 नंबर लेना है, तो 95 लेना है, तो मेरा जो लेवल ऑफ फेयरनेस होगा वो अलग तरीके का होगा। जैसे हमने शुरू में ही आपको बताया कि भाई सिलेक्शन के बाद आपके पास 2 प्राथमिकता है, अपने को ठीक करना, जनता को ठीक करना। आपकी प्राथमिकता क्या होगी, जनता को ठीक करना, जनता के इंटरेस्ट को पहले प्राथमिकता दी जाएगी। जैसा नहीं होता है कि पूछा गया कि एक लेडी है और आपको खबर मिलता है एक साइड में आपकी मां का तबीयत खराब है और दूसरे साइड में बांध टूट गया है और आप वहां के एसडीएम हैं, अब आपको इमीडिएट जाना है, उधर एक साइड में माता जी क्रिटिकल हैं, आप किसको प्राथमिकता देंगे। तो उसमें आता है कि मां से एक माता की तुलना में मैं 500 माताओं को, और एक लेडी का भी आया था इंटरव्यू, मैंने सोशल मीडिया पे देखा कि वो करती थी, पोस्टमार्टम करती थी, तो उसका था कि मेरे हस्बैंड का बॉडी घर में पड़ा हुआ था और मैं ऑफिस में जाकर के पोस्टमार्टम कर रही थी। अभी आया था सोशल मीडिया में किसी लेडी का, आपने देखा होगा, ठीक है। तो सोचो, तो उसमें क्या होता है कि भाई माने आपका आर्गुमेंट जो दे रहे हैं वो आर्गुमेंट का सीक्वेंसिंग क्या है। भाई मुझे पॉइंट्स लेना है, मैं लेमन तरीके, मेरे पसंद का काम है ये, वहां से मेरे पसंद का ये काम है, इट्स वर्क ऑफ माई चॉइस, ठीक है। लोगों के बीच में जाना, लोगों के काम करना, ये मेरे चॉइस है। इसके लिए मेरे पास कोई टाइम लिमिट नहीं है कि मैं 8 घंटे की ड्यूटी और 10 घंटे की ड्यूटी, मेरा कोई टाइम लिमिट नहीं है इसके लिए। दूसरी बात है कि वहां से इससे मेरा बड़े पैमाने पर लोगों का डाइवर्सिटीज इन वर्क है, इसमें
अलग अलग तरीके का मुझे काम करने का मौका मिलेगा, कभी शिक्षा में, कभी हेल्थ में, कभी उसमें, कभी सब में। तीसरा आता है कि वहां से इससे मेरी बेरोजगारी दूर होंगी, अभी मैं अनएम्प्लॉयड हूं। और चौथा इसमें आता है कि वहां से इससे मुझे फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी मिलेगा। तो किस तरीके से आप सीक्वेंसिंग इसको प्रेजेंट करते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको मार्क्स मिलता है। तो कहा जाता है ये चीज, कहा जाता है कि जो इंट्रापर्सनल लेवल पे बहुत अच्छा रहता है वो इंटरपर्सनल लेवल पे भी अच्छा हो जाता है। इंट्रापर्सनल का मतलब क्या हुआ, अपने साथ रखा, मोबाइल को ऑन किया, अपने सामने क्वेश्चन रखा, रिप्लाई कर रहा हूं, सुधार रहा हूं, खुद ही अपना जज, बेस्ट जज आप अपना खुद हैं, अपने आप को जज कर रहे हैं। वीडियो ऑन कर लिया है सामने, वीडियो ऑन करके मोबाइल को रख लिया है सामने। अभी जो जगदीशपुर आरा में राजीव चंद्र सिंह हैं, जो SDPO हैं, ठीक है, देखते थे जब वो आते थे तो अपना मोबाइल, यहाँ का सिस्टम होता था कैमरा में रखा, लेकिन अपना मोबाइल लगा करके, क्योंकि अपना मोबाइल अभी तुरंत ही हमको जा करके अपने आप को रिव्यू करने का मौका मिल जाएगा। ठीक है, तो अपना मोबाइल सामने रख लिया, वीडियो ऑन कर लिया और उसके सामने बैठ करके इंटरव्यू दे रहे हैं। घर में कोई है, उसको कोई किसी को पेपर पकड़ा दिया कि भैया ये पूछो, तो एक एक करके क्वेश्चन हमसे पूछो। आप कैसे, कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका कैसे कंक्लूड कर रहे हैं आप, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका आंसर खत्म होना होगा किसी पॉइंट पे, ये नहीं कि पता चला कि बोले जा रहे हैं। क्लियर है? तो ये इसको बोलते हैं इंट्रापर्सनल। क्वेश्चन चाहिए इसके लिए, तो क्वेश्चन के लिए वो बुकलेट दिया हुआ है, उस बुकलेट से अपने जो भी जहां की जरूरत है, बायोडाटा के जितने कंपोनेंट्स है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, अपना बायोडाटा एक बना लीजिए। BPSC वाले ने एक प्रपत्र शायद मिला होगा, मिला है इसमें, हाँ, इसको भर लो अपने पास रखिए इसको भर करके यही आएगा। अब यहाँ 67 लिखा हुआ आएगा, ये 66 का है, तो 66 का ही तो अभी है ना, अभी 67 का तो बाद में आएगा। आपका भी यही आएगा, यही फॉर्म आएगा आपका, प्रपत्र 1 और प्रपत्र 2। प्रपत्र 2 जो होगा वो पोस्ट प्रायोरिटी के लिए आएगा और हिंदी में ही आएगा, ये इंग्लिश में नहीं आएगा, हिंदी में ही भरा जाता है। आप इसको भर लीजिएगा और इसके अकॉर्डिंग अपना, कहा जाता है कि अपना एक परफॉर्मा बना करके उसके अकॉर्डिंग कंक्लूजन बना करके और उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन इकट्ठा करिए। वैसे हमने एरिया आपको डिफाइन कर दिया है, जो ऑनलाइन में लोग हैं उनके लिए हम लोग इसको व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करवा देते हैं। प्रपत्र शायद शेयर हो भी गया है, हो गया है, तो इसको प्रिंट आउट निकाल लीजिए, प्रिंट आउट निकाल करके उसको वहां पे भर के अपने पास रखिए, क्योंकि ये BPSC का परफॉर्म है, यही परफॉर्म आपके लास्ट तक काम आएगा। ठीक है, तो इंट्रापर्सनल। और फिर आता है इंटरपर्सनल, इंटरव्यू पे तैयारी करने का तरीका। तो एक हुआ इंट्रापर्सनल और दूसरा हुआ इंटरपर्सनल। इंटरपर्सनल में क्या हो गया, इन ए ग्रुप में आप 5 लोगों का, ये क्लास हमने इसलिए रखा था कि वो सुबह सुबह जैसे वो आई थी मिलने के लिए, तो उसको हमने कहा कि देखो अभी तो तुम अकेले हो, तुमको पता ही नहीं है कौन है जो इंटरव्यू दे रहा है। जब क्लास में आओगी तो तुमको पता चल जाएगा कि अच्छा इतने लोग हैं। तो क्या होता है, देखो दुनिया कितनी र्यूड है। जब आप PT की तैयारी करते हैं बड़ी भीड़ होती है, जब PT का रिजल्ट आता है मेंस देने वालों का, फिर एक अलग दोस्ती का ग्रुप बन जाता है और PT में जो फेल हो जाता है वो पीछे रह जाता है। अब जब मेंस का रिजल्ट आया है तो जो मेंस दिए हुए लोग हैं वो पीछे रह जाएंगे, अब इंटरव्यू वालों का ग्रुप बन जाएगा। अभी का वर्तमान का दोस्त कौन हो जाएगा, वो जिसके साथ कसमे वादे खाते थे, चाय समोसा खाते थे, अब वो अलग हो जाएगा। और उस सिलेक्शन के बाद अलग ग्रुप बन जाएगा, SDM का ग्रुप अलग बन जाएगा, PDO का ग्रुप अलग बन जाएगा, सबका ग्रुप अलग बन जाएगा। और उसके बाद जब वो जो साथ में इंटरव्यू दिया था वो बोलेगा कि भाई मेरे ही साथ तो इंटरव्यू दिया था वो। यही सच्चाई है दुनिया की। और जब फोन करेगा, अच्छा अभी रखो अभी मीटिंग में हूं, अलग अलग हो गया। वो स्कॉर्पियो पे हो गए, जो सिलेक्शन जिसका हो गया वो स्कॉर्पियो वालों का ग्रुप हो गया, और जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ वो पैदल वालों का ग्रुप अभी चल रहा है। तो इसका फायदा ये है कि जैसे ये ग्रुप, जो यहाँ पे क्या होगा कि कई लोग एक दूसरे को जान जाएंगे, और जान जाने से फायदा ये होता है कि भाई आपका एक्सपीरियंस, कई लोग इसमें से इंटरव्यू दे रखे हैं, ठीक है, अब इंटरव्यू दे रखे हैं तो उनका एक्सपीरियंस क्या है। जैसे ये दोनों लोग किनारे जो बैठे हुए हैं, दोनों लोग भारी अनुभवी हैं। ये तो इसका तो पता नहीं क्यों नहीं हो रहा है, हमें तो भाई कोई जाके किसी एस्ट्रोलॉजर से दिखाए थे अभी बीच में, इस बार जाके जरूर दिखा रहे, एस्ट्रोलॉजर से दिखा लिए, उसको बताए कि क्या कारण है। ये तो नहीं बताने की शादी कर लो भाई, कोई 4-5 बार BPSC का इंटरव्यू दे ले। एक और लड़का था, वो बड़ी बार इंटरव्यू दिया, हो जाता था 4-4, 5-5 बार। कब से इंटरव्यू दे रहे हो? 63rd से 63, 64, 65, 66, 67, ढेर सारा हो जाता है। अब कई बार कभी कुछ काम कर जाता है, कभी कुछ काम कर जाता है। वही नहीं बोला कि 90% प्रिपरेशन और 10% एस्पिरेशन,
वो 10% कई बार रिजल्टिंग हो जाता है। एक लड़का था, उसका 53-55 में ही था, और क्या नाम था उसका लड़के का, वो जो पिछली बार हमने बोला था कि ये 2 मेरा सबसे खास रिजल्ट है। एक लड़का था, क्या नाम था उसका, एक उसके एक मुस्लिम लड़का था, बड़े अच्छा, उसका उसका रूम 2 पार्टनर, आशुतोष सत्यम उसका रूम पार्टनर, उसका झारखंड में डीएसपी में हो गया बहुत पहले, और उसका नहीं हुआ। 53-55 में कट ऑफ पर मार्क्स आया, और डेट ऑफ बर्थ के कारण या किसी कारण उसका नहीं हुआ। ठीक है, क्योंकि जब कट ऑफ पे मार्क्स आ जाता है तो 3-4 क्राइटेरिया के आधार पर सिलेक्शन होता है, उसका नहीं हुआ। तो इस बार 66 में जाके हो गया। वही बात है कि लगे रहने से, लगे रहना होता है भाई, कहीं ना कहीं तो सिलेक्शन हो ही जाता है। अभी 67 बहुत अच्छा 800 सीट वाला एग्जाम है, इसको अच्छे से दीजिए। अब इंटर पर्सन, जब इंटर पर्सन वाली बात है तो हम लोग क्लास में कर ही रहे हैं, ये सब चीज़ें हम लोग जारी रखेंगे। और जारी रखने में एक हमने बताया कि व्हाट्सएप ग्रुप, एक तो कॉमन व्हाट्सएप ग्रुप है जो ये वाला जो है हम लोगों का, दूसरा व्हाट्सएप ग्रुप है ऑप्शनल का। तो ऑप्शनल में हमने आज ही अभी आपके पास आने के पहले हमने सर से बात कर लिया था, मणिकांत सर से बात कर लिया था कि सर ये जो ऑप्शनल वाले, हिस्ट्री ऑप्शनल वाले हैं, इनको आप गाइड करिए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, ओके, उन्होंने ओके किया। तो वो अपना वो क्लास लगा कर लेंगे ऑप्शनल का, क्या होना चाहिए स्ट्रेटजी, कैसे कैसे बता देंगे हम आपको, ग्रुप में बता दिया जाएगा। अदरवाइज यहाँ पे करुणेश सर पढ़ाते हैं, कई लोग और भी लोग जो भी हिस्ट्री वाले हैं वो लोग तो इंडिविजुअली आपको गाइड करेंगे, लेकिन ग्रुप में जाएंगे तो मणिकांत सर, उस हिस्ट्री वाले ग्रुप को मणिकांत सर गाइड करेंगे, जो भी आपके हिस्ट्री ऑप्शनल से रिलेटेड क्यूरीज होगा उसको सॉल्व करेंगे वो। ठीक है, उन्होंने एक आदमी को, जो उनके कोऑर्डिनेटर हैं, जो उनका क्लास चलवाते हैं सारे एकेडमिक, जो उनके कोऑर्डिनेटर हैं, उसको उन्होंने उसमें जुड़वा दिया था कि इनको जोड़ दीजिए, फिर हम कर लेंगे उसको। ठीक है, तो वो बाकी PSIR वाले हैं तो उनके लिए राजेश मिश्रा सर हैं, तो सोशियोलॉजी वाले हैं तो धर्मेंद्र सर हैं सोशियोलॉजी वाले, तो ये सब लोग अपना अपना करेंगे। यानी जो भी ज्योग्राफी वाले हैं तो आलोक रंजन सर हैं, चाहे हिंदी साहित्य का तो ग्रुप में ही कई सिलेक्टेड हैं, बड़े अच्छे अच्छे लोग हैं हिंदी साहित्य का। ठीक है, जो संवाद वाले कुमार अजय सर हैं उनको भी हमने बोला है, उनको भी मैसेज भेजा है कि भाई आप इस ग्रुप को संभालिए। भाई आप, कई बार लोग नहीं होता है कि भाई आप बाहर में भी एडवर्टीजमेंट देते हैं कि लोग आए, यहाँ ऑलरेडी लोग आए पड़े हैं, हाँ, तो उसमें हो जाता सब्जेक्ट वाइज। तो जो जो जैसा जैसा हो रहा है उस तरह से ग्रुप को जरूर उसको कर लेंगे हम लोग। ठीक है, तो ये है। प्लस कॉमन वाला जो ग्रुप है, तो कॉमन वाले ग्रुप को अभी तो कंटिन्यू करेंगे। तो कॉमन वाले ग्रुप में हमें लग रहा है कि एक कॉमन ग्रुप में इसमें एक, जैसे इस ग्रुप को चलाने का देखो तरीका क्या है, सारे ऑप्शन वाले लोग तो इसमें आएंगे ही, जो ऑप्शनल के लोग हैं वो अलग अलग इशूज पे आएंगे डिस्कस करने के लिए। जो हमने 3 ग्रुप बताया था, एक मेरा अपना था, प्लस जो ब्यूरोक्रेट्स हैं जो ऑनलाइन जैसे जूम से जुड़ जाएंगे, बिहार से ही जुड़ जाएंगे, और यहाँ पे सारे जो SDM हैं, DSP हैं, पुलिस प्रशासन के बारे में, BDO के बारे में, SDM के बारे में, वो लोग खुद ही जुड़ जाएंगे। कई लोग जुड़ेंगे, 2-2, 3-3 लोग, 4-4 लोग जुड़ेंगे इस तरह से, तो वो लोग जुड़ जाएंगे। लेकिन हमें लग रहा है कि ये जो काम करेंगे हम लोग, ये 30 तारीख के बाद कर लें, 1 तारीख से कर लें। अभी 2-3 दिन लोकली जो भी चीज़ें अवेलेबल हैं उसी को करते हैं। आप 2 घंटे के लिए अब भुजा खाने के लिए आया करिए कंप्यूटर पे, और बाहर, लेकिन भुजा बाहर ही खा लीजिए, खा करके तब यहाँ आकर के बैठ जाइए 6:30 बजे। क्या, तो 6:30 बजे हम लोग मिलते हैं, अभी 2-4 दिन और मिलते हैं, 20 तारीख तक मिलते हैं, तब तक कई सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और उसके बाद फिर हम लोग मेन जो होगा, जो लोग इंटरेस्टेड होंगे तो उसके अकॉर्डिंग एक मॉक इंटरव्यू प्लान कर लेंगे। क्योंकि मॉक इंटरव्यू इसलिए, हमने पहले वीडियो में भी बोल रखा है कि मॉक इंटरव्यू इसलिए जरूरी होता है कि हमने जितना एरिया आपको बताया, अपीयरेंस वाले पार्ट को लेकर के, एकेडमिक पार्ट को लेकर के, नॉलेज वाले पार्ट को लेकर के, डूज एंड डोंट्स को लेकर के, ये सारी बातें जो बताई, आप जब मॉक देते हैं तो वो सारी चीजें आपके इंडिविजुअल लेवल पे खुल जाता है। 20-25 मिनट, आपका 20 मिनट मान लो मॉक इंटरव्यू चला, तो 20 मिनट में कम से कम 25-30 क्वेश्चन हो जाएगा, और निश्चित रूप से आपके इंडिविजुअल बायोडेटा के अकॉर्डिंग होगा वो, उसका रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा। तो उससे आप अपने कॉपी पे जाके नोट कर सकते हैं कि आपके बायोडाटा से कहां तक क्वेश्चन पूछा गया, और फिर आपने क्या रिप्लाई दिया, और फिर किस लेवल पर आपको तैयारी करने की जरूरत है। 2 पार्ट में है, तो शाम को 6:30 बजे मिलते हैं हम लोग, कम से कम कल परसों तो मिलते ही हैं। और उसके बाद ये जो कुणाल जी हैं, जो अभी गए हुए हैं, 18 तारीख को आएंगे, तो उनका चूंकि वो 56-59 बैच के कमर्शियल टैक्स अफसर हैं, CTO हैं, बिहार भवन में पोस्टिंग है। ठीक है, तो वो अपने मॉक इंटरव्यू में भी रहते हैं, क्लास भी यहाँ लेते हैं, पॉलिटिकल क्लास वो में लेते हैं। तो इस तरह के लोग जो भी अवेलेबल हैं, और भी लोग हैं, तो इसको कर लेते हैं। ये जो 6:30 बजे वाला 2 घंटे का जो क्लास वाला सेशन है, इसको रखते हैं। आपस में भी आप एक दूसरे से मिल लेंगे, यहाँ पे 10 मिनट पहले आ जाएंगे तो एक दूसरे से मिल लेंगे, और उसके बाद जो भी हम लोग ऑनलाइन में भी जो लोग हैं उनका भी क्यूरीज सारा ले लेंगे कि क्या उनके क्वेश्चंस हैं।